बातें फिल्म्स पे पूरा फोकस करते हुए चलेंगे। सही है? हम एनवायरमेंट वाला टॉपिक आज पूरा करेंगे पहले, और मैराथन क्लास है अपनी 3 बजे तक, तो बी रेडी फॉर दैट। मतलब मानसिक रूप से उसके लिए हमें तैयार रहना है। हाँ, कोई भी बीच में छोड़ के नहीं जाएगा। विद्या माता की सोगंद लगेगी, सभी को पढ़ाई करनी है। सही है? पक्का। बीच में ब्रेक चाहिए बता देना, खाना वाना खाना है, भूख से विचलित हो गए, चाय पीनी है, फिर जाना। अभी थोड़ी जरूरत महसूस हो रही है। हाँ, तो मजाक को एक साइड करते हैं और हम इसी नोट से शुरू करते हैं, एक डायग्राम से। एनवायरमेंट किसको कहते हैं? हमारी पृथ्वी, और इस पृथ्वी के ऊपर 4 मंडल है, 4 स्फीयर है। सही है? 4 स्फीयर है, जिनमें से 2 तो हमारी पृथ्वी के ऊपर ही है। एक का नाम है स्थल मंडल, जिसको इंग्लिश में लिथोस्फीयर कहते हैं, और दूसरा है जल मंडल, जिसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। और इसके चारों तरफ है एयर, और एयर यानी कि वायु, और वायु वाले क्षेत्र को कहते हैं वायुमंडल या एटमॉस्फेयर। तीन मंडल हो गए, जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर। एक स्फीयर और बच गया, और वो है स्फीयर जीवों का, जीव मंडल जिसको कहते हैं। पृथ्वी की सरफेस से लगभग 200 मीटर की गहराई तक, और पृथ्वी की सरफेस से लगभग 6000 मीटर की ऊंचाई तक, इस एरिया में मुख्यतः जीव जंतु यानी कि पेड़ पौधे, ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। और इनके पाए जाने वाले क्षेत्र को हम कहते हैं जैव मंडल। इंग्लिश में जीवों के लिए शब्द बायो है, और इसलिए बायोस्फीयर। दो 200 मीटर की गहराई और सरफेस से 6000 मीटर की ऊंचाई, और इस एरिया को हम कहते हैं बायोस्फीयर या जैव मंडल। तो जिसको हम एनवायरमेंट या पर्यावरण कहते हैं, वो पर्यावरण ये है। मतलब किसी भी चीज की हमें डेफिनेशन देनी पड़े तो 2 तरीके की डेफिनेशन हो सकती है साइंस के हिसाब से। वो किन चीजों से मिलकर बना है, या फिर वो काम क्या करता है, यही उसकी परिभाषा होती है। तो पर्यावरण किन चीजों से मिलकर बना है, उसकी डेफिनेशन तो ये हो सकती है कि ये पर्यावरण है, पृथ्वी पर पाई जाने वाली जमीन, पानी, हवा और सारे जीव मिलकर के किसकी निर्माण करते हैं? एनवायरमेंट का। बायोस्फीयर की रेंज क्या है? अर्थ सरफेस से 200 मीटर के नीचे और 6000 मीटर के ऊपर। इसके ऊपर या नीचे जो जीव जंतु पाए जाएंगे वो अपवाद है, एक्सेप्शन है, वो सामान्य स्थिति नहीं है। वो बायोस्फीयर में ऐसा नहीं है कि कोई आदमी ये कहते कि 10,000 मीटर की ऊंचाई पे भी तो कोई बैक्टीरिया मिलता है। दैट इज एक्सेप्शन। सामान्य रेंज यही है, और इस रेंज को हम कहते हैं बायोस्फीयर या जैव मंडल। तो जो पर्यावरण हमारा है इन 4 मंडल से मिलकर बना है। एक डेफिनेशन हम दूसरी, काम क्या करता है ये एनवायरमेंट? काम करता है इस पृथ्वी पर किसी भी जीव की जन्म यानी कि उत्पत्ति, ओरिजिन, उसका विकास यानी कि डेवलपमेंट, और उसकी डेथ, उस जीव की प्रत्येक पहलू को प्रभावित करता है। यानी कि पर्यावरण अपनी भौतिक और जैविक शक्तियों से इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति करता है। इस एनवायरमेंट के बिना क्या हवा, पानी, जमीन के बिना ओरिजिन हो सकता है किसी भी जीवन का? नहीं हो सकता। तो मतलब पर्यावरण ही वो सारी शक्तियों का समूह है, पावर का ग्रुप है, जो इस पृथ्वी पर लाइफ को पॉसिबल बनाता है, जीवन को संभव बनाता है। ये दूसरी वाली डेफिनेशन हमने लिखी है कि पर्यावरण पृथ्वी पर किसी भी जीव की उत्पत्ति, उसकी विकास और मृत्यु, इन सबको प्रभावित करता है। मेरे हिसाब से पहला लाइन यही लिखते हैं हम एनवायरमेंट में। सही है? उसके बाद में हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, हम इसको किस लिए पढ़े? हम इसको इसलिए पढ़े क्योंकि इसको हमने कर दिया है चेंज, इसमें हमने परिवर्तन कर दिया है। क्या परिवर्तन कर दिया है? हमने इसकी मिट्टी में परिवर्तन कर दिया है। क्या परिवर्तन किया? इसकी फर्टिलिटी को कम कर दिया, उर्वरता को। और फर्टिलिटी कम हो रही है तो पृथ्वी पर जीवों के लिए पेड़ पौधे चाहिए, और वो पेड़ पौधे उग नहीं पा रहे, डेजर्ट बढ़ता जा रहा है, मरुस्थल बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब एक चेंज तो इसकी फर्टिलिटी में है, और हमारे यहां पर उस फर्टिलिटी वाले टॉपिक को डील करता है मरुस्थलीकरण वाला टॉपिक, डेजर्टिफिकेशन। मरुस्थलीकरण क्या है? किसी भी जमीन में फर्टिलिटी का लॉस होना, लॉस ऑफ फर्टिलिटी इज डेजर्टिफिकेशन। उर्वरता की क्षरण या उर्वरता का कमी होना डेजर्टिफिकेशन कहलाता है। सही है बात? तो हम एक चेंज तो ये पढ़ेंगे। दूसरा चेंज हमने वायुमंडल में किया है। वायुमंडल में हमने क्या चेंज किया है? इस वायुमंडल में हमने मिला दिए हैं पोल्यूटेंट्स, प्रदूषक, और प्रदूषक मिलने से हो गया है प्रदूषण, एयर पोल्यूशन हो गया है। तो इसका मतलब दूसरा चेंज है पोल्यूशन, क्योंकि पोल्यूशन की एक परिभाषा हम देते हैं अनडिजायरेबल चेंज, अवांछनीय परिवर्तन। सही है? किसकी वजह से हुआ? प्रदूषकों की वजह से। तो दूसरा चेंज ये पढ़ेंगे। तीसरा, इसी वायुमंडल में एक ओजोन लेयर है, और ओजोन लेयर या ओजोन परत में हमने कर दिया है क्षरण या कमी, और उसकी मोटाई में कमी आ गई, ये भी एक चेंज है। तो इसलिए हम ओजोन परत का टॉपिक पढ़ेंगे। तीसरा,
इस वायुमंडल में जो गैसें हैं उन गैसों में हमने कुछ गैसें जिनको ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं वो शामिल कर दी है, और उन ग्रीन हाउस गैसों के मिलने से ग्रीन हाउस इफेक्ट की तीव्रता बढ़ गई, जिसका परिणाम ग्लोबल वार्मिंग हो गया है और उसका परिणाम क्लाइमेट चेंज हो गया, जलवायु में परिवर्तन हो गया। सही बात। अगेन सब क्या आया? चेंज, परिवर्तन। हम मनुष्यों ने अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के दौरान इस पृथ्वी के जमीन में चेंज देखा, हवा में चेंज देखा, पानी में भी चेंज कर दिया है। क्या? पानी में पोल्यूटेंट्स मिला दिए हैं, प्रदूषक मिला दिए हैं, और इन प्रदूषकों ने जल प्रदूषण कर दिया है। कर दिया कि नहीं कर दिया? तो इसका मतलब हाइड्रोस्फीयर में भी चेंज कर दिया। हमने जल मंडल में चेंज देखा, वायुमंडल में चेंज देखा, स्थल मंडल में चेंज देखा। एक चेंज हमने यहां पर भी कर दिया है, जीवमंडल में। कैसे कर दिया है? पृथ्वी के ऊपर 29% हिस्से पे जमीन है और 71% हिस्से पर पानी है। 29% जमीन पर मनुष्य की 5 बिलियन 5 अरब पॉपुलेशन आराम से अपनी सभी जरूरतों को पूरा कर सकती है। इसमें खेती करना, शहर बसाना, माइनिंग करना, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, अवसंरचना बनाना, सब कुछ आ जाता है। यानी कि इस पृथ्वी के 29% लैंड वाले एरिया पर 5 अरब लोगों की जरूरतें आसानी से पूरा हो सकती है। लेकिन हमारे विभिन्न प्रयासों से, हमारे मेडिकल एडवांसमेंट से पॉपुलेशन हो गई है 8.2 अरब। अब ये बढ़ी हुई जनसंख्या जो है, इसको ज्यादा जमीन चाहिए, और जमीन चाहिए इसको फर्टाइल, और फर्टाइल जमीन यानी कि इस पृथ्वी के 29% लैंड वाले एरिया पर 5 अरब लोगों की जरूरतें आसानी से पूरा हो सकती है। लेकिन हमारे विभिन्न प्रयासों से, हमारे मेडिकल एडवांसमेंट से पॉपुलेशन हो गई है 8.2 अरब। अब ये बढ़ी हुई जनसंख्या जो है, इसको ज्यादा जमीन चाहिए, और जमीन चाहिए इसको फर्टाइल, और फर्टाइल जमीन पाई जाती है ग्रासलैंड पर और फॉरेस्ट में। डेजर्ट में तो ऑलरेडी फर्टिलिटी है नहीं। क्यों चाहिए इसको जमीन? बढ़ी हुई जनसंख्या को भूख लगती है, इनको खाना खाना है, खाना खाने के लिए खेती करना पड़ेगा, खेती करने के लिए फर्टाइल लैंड चाहिए। सही करो। तो हमने वनों को काटना शुरू कर दिया, और वनों को काटना शुरू कर दिया तो वनों में ही तो जीव जंतु पाए जाते हैं। घास के मैदानों को खेतों में कन्वर्ट कर दिया, उसी में ही तो जीव जंतु पाए जाते हैं। हमने वनों और घास के मैदानों को काट के उनको नष्ट कर दिया है। इसका मतलब इस पृथ्वी पर मनुष्य के अलावा जो 15 लाख प्रजातियां हैं पेड़ पौधों की और जंतुओं की, उनको रहने का जगह ही नहीं मिला, क्योंकि उनकी जगह तो साइड हट हमें चाहिए। क्या करेगा? चलो सही। तो कुल मिला के हमने यहां जीव मंडल में पाए जाने वाली जीवों की विविधता, बायोडायवर्सिटी में कमी कर दिया। तो जीव मंडल में चेंज कमी के रूप में, स्थल मंडल में चेंज फर्टिलिटी लॉस के रूप में, पानी में प्रदूषण के रूप में, हवा में पोल्यूशन, ओजोन लेयर और ग्लोबल वार्मिंग के रूप में। सही है। यही तो टॉपिक है अपना, सिलेबस यही तो है। इतना ही सिलेबस है। कितने सिलेबस है? बस इतना ही है। अब क्या करें? बहुत बढ़िया, प्रेजेंस ऑफ माइंड इसे कहते हैं। वे फॉरवर्ड क्या है हमारे पास? ये चेंज नहीं करें, चेंज नहीं करें, इसका मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट छोड़ना पड़ेगा। ये जनता को खिलाएंगे क्या जो इतनी सारी पैदा हो गई है? इसका मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट छोड़ना इज नॉट एन ऑप्शन। तो फिर क्या करें? ये चेंज होने दें। आने वाली पीढ़ियां क्या करेंगी? वो तो जीवित नहीं रह पाएंगी। अगर जमीन की फर्टिलिटी खत्म हो गई, फसलें कहां उगेंगी? जमीन की फर्टिलिटी खत्म हो गई, पेड़ पौधे नहीं उगेंगे, ये जैव विविधता चली जाएगी, और ये चली जाएगी तो O2 CO2 एक्सचेंज कौन कराएगा? जल चक्र को नियमित, वाटर साइकिल को कौन रेगुलेट करेगा? पृथ्वी के ऊपर जो लाइफ है, दैट इज कोऑपरेशन, ये सहयोग है, सहकार है। मानव प्रजाति अगर अकेली अपनी संख्या बढ़ाती चली गई और ये सारे जीव जंतु खत्म होते चले गए, तो क्या हम जी पाएंगे? क्या नहीं जी पाएंगे। लिविंग कंडीशन बनाने में इन सब का योगदान है, बायोडायवर्सिटी का। तो इसका मतलब हमारी पॉपुलेशन जो बढ़ गई है, उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए अगर हम चेंज करते चले गए, तो अगले 50 साल, 100 साल, 200 साल, 300 साल, 500 साल, उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? मानव प्रजाति खत्म हो जाएगी या पृथ्वी खत्म हो जाएगी? पृथ्वी की एज याद करो आप, 14-13 अरब साल पहले, बिग बैंग से अलग। इसके ऊपर एनवायरमेंट बनना शुरू हुआ 4.5 अरब साल पहले, लाइफ आई 3.5 अरब साल पहले, अरबों में है ये संख्या। हमने ये आधुनिक जीवन शैली स्टार्ट की है 1750, औद्योगिक क्रांति। आज कौन सा वर्ष है? 2025। कितना टाइम है ये? 275, 300 साल भी नहीं पकड़े। उससे पहले इतना चेंज आ गया कि आज से 400-500 साल बाद इस पृथ्वी पर सांस लेने के लिए साफ हवा नहीं बचेगी, इस पृथ्वी पर फसलें उगाने के लिए जमीन फर्टाइल नहीं बचेगी, इस पृथ्वी पर ये जीव जंतु नहीं बचेंगे, इस पृथ्वी पर पीने लायक पानी नहीं बचेगा। इसका मतलब हमने ये डेवलपमेंट किया है या डिस्ट्रक्शन किया है? डेवलपमेंट के साथ डिस्ट्रक्शन। मनुष्य का विकास हुआ है, पर्यावरण का विनाश हुआ है, और पर्यावरण ही वो आधार है। डेफिनेशन पे वापस जाओ, किसी भी जीव की उत्पत्ति, उसका विकास और मृत्यु, जीवन के प्रत्येक पहलू में एनवायरमेंट चाहिए। इसका मतलब अगर ये चेंज चलता रहा एज इट इज, ऐसे ही विकास का मॉडल, डेवलपमेंट का मॉडल यही अगर कंटिन्यू रहा, तो फिर हमसे 100 पीढ़ी बाद जो पीढ़ियां आएंगी वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे, उनकी जरूरतें पूरा नहीं होगी। तो इसका मतलब हम ये छोड़ दें? नहीं छोड़ पाएंगे। तो क्या करें? इस चेंज को चेंज करें। ये जो विकास करने का तरीका है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने का तरीका है, इसमें बदलाव लाएं, इसमें परिवर्तन करें, इसको चेंज करें, और वो ऐसा तरीका हो जो पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाए और हमारा भी आर्थिक विकास कर दे। और ऐसे विकास को कहते हैं सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
अब बस ये और मिल गया तो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया। हमारे सिलेबस के जो टॉपिक है उनमें है सबसे पहले प्रदूषण, दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे ओजोन लेयर डिप्लेशन, तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, चौथा टॉपिक हम पढ़ेंगे मरुस्थलीकरण, पांचवा टॉपिक पढ़ेंगे निर्वनीकरण, छठा टॉपिक पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी और सातवां टॉपिक पढ़ेंगे सतत विकास। पूरी कहानी समझ में आ गई कि आपके सिलेबस में इसको क्यों रखा गया। एक जागरूक व्यक्ति को यह बात पता होनी चाहिए कि पर्यावरण क्या है, उसकी समस्याएं क्या है और भविष्य में समाधान क्या करने हैं। ठीक है, तो ये सारे डायमेंशन इसके हमें डिस्कस करने हैं एक एक करके। ये फ्लो चार्ट आपके दिमाग में होना चाहिए जिसमें हमारे टॉपिक वो क्या समस्याएं उनको क्यों बढ़ाया जा रहा है वो सब चीजें। अब हम पहला टॉपिक पढ़े पोल्यूशन, प्रदूषण। प्रदूषण के लिए अगेन वही शब्द हमें दिमाग में रखना है, हर जगह पर परिवर्तन तो है, चेंज है। ये कैसा चेंज है? अनडिजायरेबल चेंज है, अवांछनीय परिवर्तन है। किसमें? पर्यावरण में। पर्यावरण के कौन से घटक में? सभी में, चाहे वो जमीन है, चाहे पानी है, चाहे हवा है। पर्यावरण की हवा, पानी, जमीन में उसका एक कॉम्पोजिशन होता है, संगठन होता है, भौतिक, जैविक और रासायनिक, और उसी संगठन में ये चेंज है। तो अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कॉम्पोजिशन ऑफ एनवायरमेंट। तो पर्यावरण के भौतिक, जैविक और रासायनिक संगठन में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन प्रदूषण कहलाता है। इस प्रदूषण के पीछे जो कारण है वो है प्रदूषक, पोल्यूटेंट। पोल्यूटेंट क्या होते हैं? प्रदूषक जो होते हैं वो क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं, और पदार्थ को हम कहते हैं इंग्लिश में मैटर। ये कौन से मैटर है? ये वो मैटर नहीं है जो हो जाते हैं, ये पदार्थ वाला मैटर है। बोलते हैं कुछ मैटर हो गया, मामला जिसको कहते हैं, ये मामला नहीं है, ये क्या है? पदार्थ है। तो पदार्थ की अवस्थाएं तीन होती है। सामान्य टेम्परेचर प्रेशर पर, अगर तापमान और दबाव में अंतर करेंगे तो दो और बन जाएंगी, सही है, लेकिन सामान्य तापमान और प्रेशर पर तीन है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो अगर प्रदूषक पदार्थ है तो कितने रूप में मिल सकते हैं? सॉलिड, लिक्विड और तीनों रूप में मिल सकते हैं, सही है। तो ये प्रदूषक जो है ये कहां से आते हैं, मतलब कौन है ये लोग और कहां से आते हैं, वो वाला सवाल अगर हम इनसे पूछें तो ये लोग वो है जो अनडिजायरेबल चेंज लाते हैं, अवांछनीय परिवर्तन लाते हैं, और उसकी वजह से पर्यावरण हमारे लिए सूटेबल नहीं बचता है। कहां से आते हैं? दो तरीके से। नेचुरल एक्टिविटी में पैदा हो सकते हैं, जैसे वोल्केनिक इरप्शन हुआ, ज्वालामुखी का उद्गार, गैसें निकल रही है, लावा निकल रहा है, राख निकल रहा है, वो पोल्यूटेंट है। किसी जंगल में आग लग गई, आग से धुआं निकल रहा है, धुएं में प्रदूषक है, वो पोल्यूटेंट है। इसी प्रकार कहीं पर मान लो कि लैंडस्लाइडिंग हो रही है और धूल धक्कड़ हवा में मिल गया, तो वो सब पोल्यूटेंट है। तो ये तो प्राकृतिक कारणों से ये पैदा हो सकते हैं। दूसरा हम तो है ही मानव जनित कारण, ह्यूमन इंड्यूस्ड, और मेनली जो प्रभाव डाल रहे हैं आज के दिन वो एंथ्रोपोजेनिक है, मानव जनित प्रदूषण है। तो ये मानव जनित प्रदूषक है। मानव कौन सी एक्टिविटी के दौरान इन पदार्थों को पैदा करते हैं? इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, माइनिंग, शहर बसाना, ट्रांसपोर्टेशन करना, ये सब वो गतिविधि है जिस दौरान प्रमुख रूप से प्रदूषक उत्पन्न होते हैं, सही है। यहां तक हमसे कुछ नहीं पूछेगा एग्जामिनर, और यहां तक पूछेगा तो आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आप सोल्व कर दोगे उस सवाल को, और आप ही नहीं हर बच्चा उसको सोल्व करेगा, सही है, क्योंकि ये कोई पूछने लायक बात नहीं है। भाई इतना भी विजडम अगर किसी बच्चे में नहीं हो कि प्रदूषक क्या होते हैं जो प्रदूषण फैलाते हैं, ये प्राकृतिक हो सकते हैं कि कृत्रिम हो सकते हैं, तो फिर उसको सिली मिस्टेक कहें या फिर वो एग्जाम के दूसरे मोड में है, उस टाइम पर दिमाग सही से काम नहीं कर रहा। ये सवाल तो गलत कोई करेगा ही। आसान सवाल कहते हैं ऐसे सवालों को। जो पढ़ने लायक सवाल है वो है टाइप ऑफ पोल्यूटेंट, जो एग्जाम में आ सकते हैं। टाइप ऑफ पोल्यूटेंट्स, प्रदूषकों के प्रकार। एक फ्लो चार्ट बना ले हम इसका, अगर नहीं बना हुआ, आपने नहीं बनाया, तो प्रदूषकों के प्रकार या वर्गीकरण जब किया जाता है तो उसका कोई न कोई आधार होता है, बेसिस होता है। तो किस बेसिस पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया है या वर्गीकरण किया गया है, तो उसको हम एक एक करके लिखते हैं। तो पहला आधार है डिग्रेडेशन, अपघटन। अपघटन के आधार पर। दूसरा आधार है कि ओरिजिन कहां से हुआ है, सोर्स ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति कहां हुई है। और तीसरा है मात्रा या गुण। तीन आधार है। पहला डिग्रेडेशन जो है उसके आधार पर पोल्यूटेंट दो प्रकार के हैं, जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसके दो नाम है, कई जगह पर लिखा आता है जैव निम्नीकरणीय, कई जगह पर जैव अनिम्नीकरणीय। दोनों नाम ठीक है, या तो कह दो अजैव निम्नीकरणीय या जैव अनिम्नीकरणीय। फिर उसके बाद में उत्पत्ति का स्रोत क्या है। अगर किसी पर्टिकुलर सोर्स से पैदा हुआ है तो प्राइमरी, प्राथमिक प्रदूषक।
क्वांटिटी में पदार्थ पर्यावरण में पाया जाता है तो पोल्यूटेंट नहीं है, मात्रा बढ़ जाए उसकी और फिर साइड इफेक्ट आ जाए तो उसको कहते हैं मात्रात्मक प्रदूषक या क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट्स। और अगर पहले नहीं था, हमारी एक्टिविटी की वजह से गया है और थोड़ी भी मात्रा में पोल्यूशन करेगा, क्वालिटेटिव। गुणात्मक प्रदूषक। ये फ्लो चार्ट हमारे दिमाग में होना चाहिए। सवाल इस वाले फ्लो चार्ट से आने की एक गुंजाइश है, एक सवाल निकल सकता है यहां से अगर एग्जामिनर यहां गौर करता है तो। एग्जांपल की बात करें तो इसमें हमने एग्जांपल लिख रखे हैं किसको, सूती कपड़े, कागज, डोमेस्टिक सीवेज। सीवेज का मतलब जो सीवरेज लाइन में कूड़ा कचरा बहता है उसको सीवेज कहते हैं, या फिर मरे हुए जीव जंतु के अवशेष या हमारा कोई बॉडी पार्ट। तो जो जीवों के द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में यहां पर मैं लिख दो बैक्टीरिया और फंगस, जीवाणु और कवक, इनके द्वारा अगर किसी पदार्थ जो प्रदूषक के रूप में है उसका अपघटन कर दिया जाए तो इसका मतलब ये लंबे समय तक हमें परेशान नहीं करेंगे। ये दीज आर द शॉर्ट लिव, अल्पकालिक होते हैं। ये सामान्य अवस्था में तो प्रदूषण ही नहीं करते, लेकिन इनकी मात्रा अगर उतनी हो जाए कि अपघटन से ज्यादा इकट्ठे होने लग गए हैं, ये जितना अपघटन नहीं हो रहा है उसकी तुलना में ज्यादा पैदा हो रहे हैं। जैसे शहरी क्षेत्रों में कूड़ा कचरा जो पैदा होता है रसोई घरों का, सीवेज का और उन सबका, उसका डिग्रेडेशन या अपघटन उस स्पीड से नहीं हो पाता जिस स्पीड से ये पैदा होते हैं और इस वजह से ये इकट्ठा होना शुरू करते हैं और प्रदूषण का कारण बनते हैं। बट ये लंबे समय तक समस्या पैदा नहीं करेंगे, ये शॉर्ट लिव्ड है, अल्पकालिक है। और दूसरी तरफ है नॉन बायोडिग्रेडेबल, वे सारे पदार्थ जिनका अपघटन सूक्ष्म जीव नहीं करेंगे, मतलब फंगस और बैक्टीरिया जिनका डिग्रेडेशन नहीं कर पाएंगे, वो सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल या एचएव निम्नलिखित है या फिर पार्शियली थोड़ा बहुत कर पाएंगे। इसके उदाहरण में प्लास्टिक आ जाता है सबसे फेमस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो सक्रिय पदार्थ। रेडियो सक्रिय पदार्थ कौन से, जिनसे रेडियो एक्टिविटी विकिरणें निकलती है, रेडियो एक्टिव विकिरणें, यूरेनियम प्लूटोनियम वाले, वो रेडियम वाले, वो सब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। इसके अलावा मेटल के टुकड़े जो हमारे उपयोग के दौरान बाहर हो जाते हैं, खाली पिपेट, टीन वगैरह, वो सब। इसके अलावा इसमें आते हैं डिटर्जेंट्स, एबीएस बोलते हैं, एल्किल बेंजीन सल्फोनेट। अभी पिछले दिनों चाइना ने क्लेम किया है कि हमने बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट बना लिया है। अब चाइना के दावों पे तो क्या ही विश्वास किया जाए, छोड़ो उसको तो। हाँ, आगे बात समझ। सामान्य सा है, ये सवाल आएगा, आसान सवाल आएगा यहां से, सिंपल सा बेसिक एनसीईआरटी में दी हुई बात आसान सवाल में काउंट होगा। अगले वाला ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, स्रोत के आधार पर। अगर किसी पोल्यूटेंट प्रदूषक की उत्पत्ति एक निश्चित सोर्स से हो रही है, एक निश्चित स्रोत से, फॉर एग्जांपल एक गाड़ी का इंजन स्टार्ट है और उसके धुएं से जो वो प्रदूषण निकल रहा है, धुएं के अंदर क्या है, प्रदूषण गैसेज और पार्टिकल्स ही है। अच्छा, इसी प्रकार एक कोई चिमनी चल रही है फैक्ट्री की, उससे धुआं निकल रहा है, एक पर्टिकुलर सोर्स है वो चिमनी। किसी जगह पर लकड़ी जला रखी है बहुत सारी और लकड़ियों से धुआं निकल रहा है, एक पर्टिकुलर सोर्स है। थर्मल पावर प्लांट जो हमारा कोयला आधारित विद्युत संयंत्र है, उसकी अंदर कोयला जलाया जा रहा है और उसकी चिमनी से धुआं निकल रहा है। या फिर कोई भी एक इंडस्ट्री और उससे गंदे पानी का नाला निकल रहा है और उस नाले में पोल्यूटेंट है, एक पर्टिकुलर सोर्स है। अच्छा, ये पर्टिकुलर सोर्स एक जगह पर फिक्स हो या मूविंग हो, दोनों हो सकते हैं क्या? ये जो स्रोत जिससे प्रदूषक उत्पन्न हो रहे हैं, उस स्रोत का क्या एक जगह पर स्थिर होना आवश्यक है या वो चलायमान गतिशील भी हो सकता है। गाड़ी का केस लो, गाड़ी जो है वो मूव करती है लेकिन साइलेंसर से धुआं निकलता है, तो वो मूविंग सोर्स है। एक जगह पर फिक्स का सोर्स लो, थर्मल पावर प्लांट या इंडस्ट्री की चिमनी, या किसी किसान ने खेत में पराली जला रखी है उससे धुआं निकल रहा है, एक सोर्स है। अच्छा, ये सोर्स किसी पॉइंट पर हो सकता है या बिखरा हुआ हो सकता है, ये भी कंडीशन है। बिखरा हुआ भी हो सकता है, इस जगह पर स्थिर भी हो। मतलब कुल मिला के एक निश्चित स्रोत होगा तो जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किससे ये प्रदूषक पैदा हो रहे हैं, ठीक है, चाहे वो फिक्स हो चाहे मूविंग हो, चाहे एक जगह पर स्थिर हो या फिर बिखरा हुआ। आगे बढ़ो, एक निश्चित सोर्स होगा उसी से प्रदूषक पैदा होंगे और ऐसे पोल्यूटेंट को कहते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट। धुआं जो है वो एक प्रदूषित गैस ही, मतलब वायु ही है। और जैसे हम जानते हैं वायु में गैसेज और पार्टिकल्स होते हैं, गैसें होती है बहुत सारी वायु में, जिसको हम एयर कहते हैं, वो क्या चीज है? एयर में दो चीजें होती है, एक तो होती है गैसेज और एक होते हैं कण, पार्टिकल्स। सामान्य जो साफ सुथरी एयर है उसमें क्या है सबसे ज्यादा? नाइट्रोजन। 2 नंबर पे कौन आता है? 3 नंबर पे कौन आता है? ऑर्गन आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। गलत कर दोगे सवाल को। 3 नंबर पे आता है ऑर्गन 0.9%।
और 4 नंबर पे आता है फिर CO2 0.0 या कई जगह 0.04 भी बोलते हैं। आगे बात सुनिए। इसके अलावा फिर अदर जो है वो एक्रिय गैसें या निष्क्रिय गैसें जिसको हम कहते हैं वो होती है। पार्टिकल्स के रूप में जो साफ सुथरा एनवायरनमेंट होता है उसमें डस्ट के पार्टिकल होते हैं, पोलन ग्रेन परागकण होते हैं पेड़ पौधों के, या फिर समुद्र के पानी से जो इवेपोरेशन होता है उसके साथ साल्ट के लवण के कण होते हैं। तो एक साफ सुथरी एयर का ये कंपोजिशन है। जो साफ सुथरी वायु है उसमें नाइट्रोजन सबसे ज्यादा 78%, ऑक्सीजन 21% या फिर 20.98%, या फिर उसके बाद में ऑर्गन और उसके बाद CO2, फिर अन्य एक्रिय गैसें, और फिर उसके बाद उसमें जलवाष्प भी है, फिर उसमें पार्टिकल्स होते हैं, धूल के कण होते हैं, उसके अंदर पोलन ग्रेन परागकण होते हैं, और उसके अंदर लवण के कण साल्ट पार्टिकल होते हैं। अच्छा, एक हाइपोथेटिकल ज्योग्राफी टाइप का सवाल बनाए, अगर वायुमंडल में ये कण नहीं हो तो कौन सी क्रिया प्रभावित होगी? पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन। एग्जैक्टली, बादल नहीं बनेंगे क्योंकि बादलों का निर्माण जलवाष्प से होता है और जलवाष्प को इकट्ठा होने के लिए बीच में कोई कण की आवश्यकता होती है, न्यूक्लियस हो उसके चारों तरफ। आगे बात, वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा अगर ये कण नहीं होंगे तो एक हेल्दी जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, उसमें गैसें और पार्टिकल्स, इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं? एयर या वायु। और जब वायु एक से दूसरे स्थान पर मूव करती है तो उसको क्या कहते हैं? पवन। पवन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह चलती हुई वायु को कहते हैं। वायु किसको कहते हैं? जिसमें गैसें और पार्टिकल्स, गैसें और कण। कौन से कण? धूल कण, परागकण या लवण के कण। गैसें कौन से प्रमुख रूप से? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य एक्रिय गैसें और साथ में जलवाष्प। ठीक है, तो ये हमारे वायुमंडल का कंपोजिशन। अब मान लो जिसको हम धुआं कह रहे हैं, स्मोक, वो क्या चीज है? धुआं भी तो एक एयर ही है जिसमें कुछ गैसें हैं और कुछ कण है, पार्टिकल्स है। इन दोनों से मिलकर तो धुआं बनता है। अब ये गैसें जो है वो ये वाली गैसें नहीं है, इनमें गैसें हैं लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। हम NOx लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बने हुए सारे वाले सब्सटेंस। आगे बात समझे, तो इन सबको सामूहिक रूप से दर्शाया जाता है NOH से। आगे बात समझ, तो धुएं में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर किसी में अमोनिया टाइप की कोई गैस, अमोनियम आयन, तो ये, या फिर VOC या पेट्रोल वगैरह जो निकलता है उसमें लेड भी उपस्थित होता है, या फिर अन्य कोई गैसें। तो धुएं की जो गैसें हैं वो गैसें अच्छी नहीं है। धुआं भी तो एक प्रदूषित वायु ही तो है। तो इसका मतलब हम वापस से अपने फ्लो चार्ट पे आए तो यहां पर जो प्राथमिक प्रदूषक है वो प्राथमिक प्रदूषक धुएं में उपस्थित होते हैं। जैसे अभी गैसों के नाम लिखे, आपने रजिस्टर में भी लिख रखा होगा, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, VOC, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर लेड, या फिर जो वो दूसरे टाइप के सब्सटेंस। सही है, इसका मतलब प्राथमिक प्रदूषक वे हैं जो किसी निश्चित स्रोत से उत्पन्न होते हैं और जिस फॉर्म में, जिस रूप में उत्पन्न होते हैं उसी रूप में प्रदूषण का कारण भी बनते हैं। आगे बात समझ, ये गैसें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये हमें जो है वो हानिकारक रूप से प्रभावित करती है। सही, अब दूसरी तरफ बढ़ते हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट। सेकेंडरी पोल्यूटेंट वे पोल्यूटेंट है जिनका निर्माण एनवायरमेंट में होता है, जिनका निर्माण क्या होता है? पर्यावरण। और जब पर्यावरण नाम आता है तो इसका मतलब हवा, पानी, जमीन, किसी भी जगह पर हो सकता है। सही, पर्यावरण में होता है इनका निर्माण। अच्छा, कैसे निर्माण होता है? जब दो या दो से ज्यादा प्राइमरी पोल्यूटेंट आपस में रिएक्शन करेंगे तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट बन सकता है। जब दो या दो से ज्यादा प्राथमिक प्रदूषक आपस में विक्रिया करते हैं तो उनसे बनता है द्वितीयक प्रदूषक। या फिर एक प्राथमिक प्रदूषक किसी पर्यावरण के घटक जैसे कि ऑक्सीजन, जैसे कि जलवाष्प, इनके साथ अभिक्रिया करता है तो भी द्वितीयक प्रदूषक बन सकता है। द्वितीयक प्रदूषक दोनों कंडीशन है, या तो जो धुएं में उपस्थित या दो अलग अलग धुएं में उपस्थित प्राइमरी पोल्यूटेंट थे वो हवा में मिले और आपस में रिएक्शन किया, या फिर दो अलग अलग जगहों से पानी आया, किसी तालाब में वो मिले और उसमें जो प्रदूषक है उन्होंने रिएक्शन करके कुछ नया बना लिया। तो प्राथमिक प्रदूषक दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा हो सकते हैं। जब वो आपस में रिएक्शन करते हैं तो नया पदार्थ बनता है और उस बनने वाले नए पदार्थ को कहेंगे सेकेंडरी पोल्यूटेंट। क्योंकि प्रदूषक जो है वो कभी भी कोई अच्छी चीज तो नहीं बना सकता और दो प्रदूषक मिलके और ज्यादा खराब प्रदूषक ही बनाएंगे। सही है बात? तो इसलिए सेकेंडरी पोल्यूटेंट प्राथमिक प्रदूषकों की तुलना में ज्यादा टॉक्सिक, ज्यादा जहरीले, ज्यादा घातक होते हैं। दूसरा लाइन हमने लिखा, प्राइमरी पोल्यूटेंट एनवायरमेंट में, सॉरी, किसी सोर्स से पैदा होते हैं, इनका निर्माण एनवायरमेंट में होता है। क्यों होता है? जब दो या दो से ज्यादा प्राइमरी पोल्यूटेंट आपस में या एक प्राइमरी पोल्यूटेंट किसी पर्यावरण के घटक के साथ अभिक्रिया करता है तो द्वितीयक प्रदूषक बनते हैं और ये प्राथमिक प्रदूषक से ज्यादा जहरीले होते हैं। एग्जांपल पे अपने आप में सवाल बनते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट के एग्जांपल पर। पहला है स्मोक। स्मोक क्या चीज है? दो चीजों से मिलकर बना है। एक तो है स्मोक जिसको हम कहते हैं धुआं, और दूसरा शब्द है फोग जिसको हम कहते हैं कोहरा। अब जिसने भी ये नाम दिया उसने SMO तो यहां से ले लिया और G यहां से ले लिया और इसको कह दिया स्मोक। आजकल सिने सितारिका या क्रिकेट खेलने वाले लोग जिनकी शादी होती है महिला और पुरुष की, वो भी इस प्रकार नामों को जोड़ के नया नाम बना देते हैं। शायद उन लोगों को यहीं से प्रेरणा मिली होगी। सही है, ऐसे नाम सुने होंगे आपने भी? नहीं सुने? अब इतने गंभीर कैसे थे? नहीं सुना ऐसा नाम? नहीं सुन पाई? कोई बात नहीं, काम की बात नहीं है वो। उन लोगों को प्रेरणा कहां से मिली है? यहां से मिली है। सही। अब जेन जी हो, स्मार्ट हो आप, अब डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग भरपूर तरीके से करना जानते हो और हम लोग जो है वो थोड़े से बैकवर्ड है। मिलेनियल बोलते हैं, जनरेशन के अलग अलग नाम है। जो हमारी वाली जनरेशन है उसका नाम है मिलेनियल, आप लोगों की जनरेशन है उसका नाम है जेन जी। सही बात? और अब आ रही है वो कौन सी आ रही है? अल्फा। और अल्फा के बाद अब नई शुरू हो गई है बीटा। सही है, तो आपसे भी दो जनरेशन आगे चल रहा है मामला। सही है, हाँ। तो धुआं जिसको हम कहते हैं, अगेन वही बात, इसमें कुछ गैसेज है और इसमें कुछ पार्टिकल्स है। तो ये गैसेज और पार्टिकल आपस में रिएक्शन करेंगे किसके साथ? फोग के साथ। फोग क्या चीज है? धूल के कण, और धूल के कणों के चारों तरफ जलवाष्प, इसी को कोहरा कहते हैं। तो इसका मतलब यहां पर है हमारे पास H2O जल, या फिर हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन इस रूप में हो सकता है। और इधर गैसेज के रूप में हमारे पास क्या हो सकता है? डिपेंड करेगा धुआं किस चीज के जलने से पैदा हुआ है, कोयला, पेट्रोल, डीजल, प्लास्टिक या अन्य किसी चीज के
तो जैसे पैदा हुआ है वैसे इसमें गैसेज होंगी। ये गैसेज सामान्यतः सल्फर डाइऑक्साइड हो सकती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी गैस। इसमें पार्टिकल्स हो सकते हैं, वो हाइड्रोकार्बन के रूप में हो सकते हैं या अन्य रूप में हो सकते हैं। तो कुल मिला के ये जो धुआं निकल रहा है, इस धुएं में उपस्थित प्राथमिक प्रदूषक जो है ये वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प, जिसको कोहरे के रूप में हम जानते हैं, उनके मध्य रिएक्शन करेंगे तो उससे नई चीज बनती है जिसको स्मोक कहते हैं। आगे बढ़ सकते। इस स्मोक के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है तापमान की, टेम्परेचर की। और टेम्परेचर जो है उसकी दो कंडीशन हो सकती है, एक तो हाई और एक लो। हाई टेम्परेचर गर्मियों के टाइम होता है, लो टेम्परेचर सर्दियों के टाइम होता है। एक वो स्मोक जो गर्मियों के टाइम पर बनता है हाई टेम्परेचर पर, उसको कहते हैं समर स्मोक, और वो स्मोक जो सर्दियों के टाइम पर बनता है उसको कहते हैं विंटर स्मोक। समर स्मोक की खोज अमेरिका के शहर लॉस एंजल्स में की गई, इसलिए दूसरा नाम इसका लॉस एंजल्स स्मोक भी है। और विंटर स्मोक की खोज जो है वो लंदन में की गई, इसलिए इसका दूसरा नाम लंदन स्मोक भी है। सही। अच्छा, इसके निर्माण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, उसमें यूवी रेज होती है, और सूर्य के प्रकाश के लिए शब्द यूज किया जाता है फोटो। और उस फोटो यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये गैसें जो केमिकल है, ये केमिकल आपस में रिएक्शन करते हैं तो बनता है फोटोकेमिकल स्मोक। इस फोटोकेमिकल स्मोक में एक कंपोनेंट है, एक घटक है जिसका नाम पेन है, पर ऑक्सीएसिटिल नाइट्रेट। और पर ऑक्सीएसिटिल नाइट्रेट का रंग होता है लाल भूरा, इसलिए इसका नाम है रेड ब्राउन स्मोक। चार नाम है इसके। गर्मी में बनता है समर स्मोक, पहली बार इसकी खोज हुई थी लॉस एंजल्स में, इसलिए लॉस एंजल्स स्मोक। इसका जो है वो प्रकाश की उपस्थिति होना आवश्यक है, यूवी रेज होना आवश्यक है, इसलिए फोटोकेमिकल स्मोक। और साथ में इसका रंग थोड़ा सा रेड ब्राउन कलर का होता है बिकॉज ऑफ पेन, तो इसलिए इसको बोलते हैं रेड ब्राउन स्मोक। दूसरा जो कम तापमान पर बनता है, इसको विंटर स्मोक, लंदन में खोज हुई इसलिए लंदन स्मोक बोलते हैं। इसका निर्माण होने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड होना आवश्यक है, इसलिए इसको सल्फर स्मोक भी कहते हैं, सल्फर स्मोक भी कहते हैं। और चूंकि ये पुराने टाइम से बन रहा है, शुरुआत से बन रहा है, इसलिए इसको क्लासिकल स्मोक भी कहते हैं। कोयला वगैरह चलता था उस टाइम पर, और उस टाइम पर सल्फर डाइऑक्साइड पैदा होती है, इसलिए इसको एक और नाम दिया जाता है और वो है क्लासिकल स्मोक। चार नाम है इसके, एक बार बोल के देख लो दोनों के। इन दोनों का डिवीजन किस आधार पर है? एक तो वो स्मोक जो ज्यादा तापमान पर बनता है, समर स्मोक, खोज कहां हुई? प्रकाश को क्या बोलते हैं? उसमें ये केमिकल गैसों वाले रिएक्शन करते हैं, तो फोटोकेमिकल स्मोक या फिर रेड ब्राउन पेन के कारण। सही है। इसके बाद गर्मी के बाद सर्दी, विंटर स्मोक कहां खोज हुई? इसलिए लंदन स्मोक। अच्छा, सल्फर के कारण इसलिए सल्फर स्मोक या फिर क्लासिकल स्मोक इसको कहते हैं। सही। दोनों को एक साथ में रख के देखें कैसे बनता है। पहले हम बात करें फोटोकेमिकल स्मोक की। फोटोकेमिकल स्मोक लॉस एंजल्स में 1940 के दशक में ऑब्जर्व किया गया। 1940 में देखा गया इसको। वहां पर गाड़ियां बहुत चलती थी, पेट्रोल डीजल कोयला खूब सारा चलाया जाए, क्योंकि लॉस एंजल्स इंडस्ट्री और जो गाड़ियां और उन सब चीजों के ये बहुत फेमस, यानी कि विकसित शहर है। तो विकसित शहर कब होता है? जब खूब सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, और इकोनॉमिक एक्टिविटी के दौरान पेट्रोल डीजल कोयला चलाया जाता है। और पेट्रोल डीजल कोयला जब चलाया जाता है तो उसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड उपस्थित होते हैं और साथ में हाइड्रोकार्बन उपस्थित होते हैं। जो धुआं निकलता है उसमें हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये दोनों कंपोनेंट किसके हैं? स्मोक के हैं, धुएं के हैं। सही। तो ये धुएं से वायुमंडल में आ गए, गाड़ियां चली, धुआं निकला, ये वायुमंडल में आए, या फिर कोयला जला, ये वायुमंडल में आए। ठीक है ये बात। वायुमंडल में पहले से कोहरा होता है, फोग होता है। फोग यानी कि या तो जल या फिर हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोक्साइड आयन, या तो पानी इस रूप में मिलेगा या आयनिक रूप में मिलेगा, और वायुमंडल में साथ में ऑक्सीजन होती है। सही। तो ये दो वायुमंडल के घटक और दो ये धुएं के घटक आपस में अभिक्रिया करेंगे, और अभिक्रिया होने के लिए इनको यहां नीचे हाई टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि जो गर्मियों में उपलब्ध होता है। सही है। एक तो चाहिए इनको उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर, और दूसरा इनको चाहिए जो सूर्य के प्रकाश के साथ आ रही है, यूवी रेज, पराबैंगनी विकिरण। सही है। इन दोनों की उपस्थिति में ये चारों अभिक्रियाएं करेंगे, और उसे एक तो ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है ये एज इट इज बचे रहेंगे कुछ मात्रा में, एक तो ये रहेंगे, ये वैसे भी धुएं में है और वैसे भी प्रेजेंट रहेंगे। अच्छा, दूसरा इसमें बनेगा एक गैस नई जिसका नाम है ओजोन, और तीसरा इसमें बनेगा पेन, पर ऑक्सीएसिटिल नाइट्रेट। इन तीनों में इस पेन का रंग होता है लाल और भूरा, और इस वजह से ये जो धुआं सा आसमान में बना है ये लाल भूरे रंग का दिखाई देगा। और इन तीनों के मिक्सचर को ही हम कहते हैं फोटोकेमिकल स्मोक या रेड ब्राउन स्मोक। तो रेड ब्राउन स्मोक के निर्माण में किस किस चीज की आवश्यकता है? पहला सवाल, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, ऑक्सीजन और जलवाष्प, कोहरा। सही है। ये दोनों स्मोक है, ये फोग है, इसलिए स्मोक बन गया दोनों से। अच्छा, इसकी अभिक्रिया होने के लिए किन कंडीशन की आवश्यकता है? हाई टेम्परेचर और यूवी रेज। क्या बनता है इन तीनों से? पेन, ओजोन और नाइट्रोजन ऑक्साइड। इन तीनों के मिक्सचर को ही क्या कहते हैं? फोटोकेमिकल स्मोक। ये कहां बना है? लॉस एंजल्स में शुरुआत में बना था, लेकिन अब कहां बन सकता है? जहां पर भी ये परिस्थितियां अवेलेबल हो। लॉस एंजल्स में तो खोज की गई थी, क्या ये दिल्ली में नहीं बन सकता? क्या ये बेंगलुरु में नहीं बन सकता? सब जगह बन सकता है जहां पर ये परिस्थितियां विद्यमान हो। ये कहां बनता है? एयर में, वायुमंडल में बनता है। एयर में हम सांस लेते हैं, और सांस के साथ ये हमारे कहा जाता है लंग्स, और लंग्स की जो है ये हालत खराब कर देता है, लंग्स से संबंधित समस्याएं पैदा करता है। आगे बात सुनो। फेफड़े में अस्थमा, एलर्जी, कैंसर, इस तरीके की गंभीर समस्याएं पैदा कर देता है ये। ठीक है ये बात, बहुत बढ़िया। तो ये जो है वो फोटोकेमिकल स्मोक। अच्छा, मैं एक सवाल आपको ट्विस्ट बना के देता हूं अभी। अगर ओजोन परत का क्षरण होगा, जो कि मुख्य परीक्षा में इस बार पूछा गया था, तो पृथ्वी की सतह तक पराबैंगनी विकिरणें पहुंचेगी। सही कह रहा हूं मैं स्टेटमेंट? अगर ओजोन परत का क्षरण होगा तो पृथ्वी सतह तक यूवी रेज पहुंचेगी। बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। यूवी रेज के क्या संभावित दुष्प्रभाव पड़ेंगे, वो मुख्य परीक्षा में सवाल था इस बार 10 नंबर का। उसमें पहला तो एक ऑप्शन, अगर इसको अपन एमसीक्यू के हिसाब से बनाए तो पहला प्रभाव पड़ेगा मानव को समस्याएं होंगी स्किन और आंखों की। ठीक बात है, राइट ऑप्शन। जो अन्य जीव जंतु है उनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए डैमेज होगा। ठीक ऑप्शन है। इसके अलावा जो हमारा उपयोगी मटेरियल है उसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा। ठीक ऑप्शन है। इसके अलावा एयर पोल्यूशन बढ़ जाएगा।
क्या ये ऑप्शन ठीक है या गलत है? सही है तो क्यों सही है? आंसर तो सामने ही है। जितनी ज्यादा यूवी रेज उतना ज्यादा पोल्यूशन, उतना ज्यादा स्मोक। याद रखेंगे, घुमा सकता है एग्जामिनर यहां पर। तो यूवी रेज पृथ्वी पर आकर स्मोक के निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ा देती है। ये बाकी इसके बुरे प्रभाव वो पड़ेंगे, लेकिन इसकी वजह से स्मोक ज्यादा बनेगा या फिर पेन ज्यादा बनेगा, प्रदूषण ज्यादा होगा। याद रखना इस बात को, ठीक है? तो ये दूसरी तरफ हम देखें विंटर स्मोक को। लंदन के अंदर इस स्मोक को ऑब्जर्व किया गया। लंदन के आसपास के एरिया में कोयला जलाया गया या फिर रिफाइनरी चलाई गई या दूसरे मेटलर्जी के काम किए गए, तो उस दौरान वायुमंडल में निकली सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड ने वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की और दोनों के मध्य अभिक्रिया से बना सल्फर ट्राइऑक्साइड। आगे बात समझ। सल्फर ट्राइऑक्साइड ने रिएक्शन किया जलवाष्प के साथ या फोक के साथ में, और इनकी मध्य अभिक्रिया लो टेंपरेचर पर हुई और इससे H2SO4 की वेपर बनी। और इस H2SO4 की वेपर को ही हम कहते हैं लंदन स्मोक। तो लंदन स्मोक बनने के लिए क्या क्या चाहिए? सल्फर ट्राइऑक्साइड चाहिए और फोक चाहिए। सल्फर ट्राइऑक्साइड कब बनता है? जब सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है। अब एक बात बताओ, क्या ये सल्फर डाइऑक्साइड स्वयं एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट नहीं है? और ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट आगे एक दूसरे सेकेंडरी पोल्यूटेंट को निर्माण नहीं कर रही है। इसका मतलब जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट होते हैं वो आगे अभिक्रिया करके नए सेकेंडरी पोल्यूटेंट का निर्माण कर सकते हैं। जैसे अभी हम पढ़ेंगे यहां पर ओजोन अपने आप में एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है और पेन अपने आप में सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। तो दो सेकेंडरी पोल्यूटेंट आपस में मिलकर के एक तीसरा सेकेंडरी पोल्यूटेंट भी बना लेते हैं। इसका मतलब प्रदूषण की समस्या में अगर प्राइमरी पोल्यूटेंट तक बात सीमित होती तो हमारा काम चल जाता, लेकिन प्राइमरी या प्राइमरी पोल्यूटेंट एनवायरनमेंट के किसी घटक के साथ, जब ऑक्सीजन है जलवाष्प है, उसके साथ अभिक्रिया करके सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनाते हैं और फिर दो या दो से ज्यादा सेकेंडरी पोल्यूटेंट मिलकर के एक नया सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनाते हैं। यानी कि पोल्यूटेंट बनने की एक श्रृंखला की शुरुआत हो जाती है, कैस्केड इवेंट स्टार्ट हो जाता है। अभी बात सुन, ये दोनों, ये वाला स्मोक और ये वाला स्मोक, दोनों इसी बात का उदाहरण है, ठीक है? तो हमने सेकेंडरी पोल्यूटेंट के रूप में पहला उदाहरण लिखा है स्मोक को, और स्मोक जो है वो फोक और स्मोक में उपस्थित प्राइमरी पोल्यूटेंट के मध्य रिएक्शन से बनते हैं। आगे बात सुन, बनने के लिए तापमान की आवश्यकता होती है और तापमान के आधार पर फोक दो प्रकार का हमने क्लासिफाई किया है। क्या इंडिया में दोनों टाइप के फोक बन सकते हैं? सर्दी भी पड़ती है, गर्मी भी पड़ती है, और दोनों टाइप का प्रदूषण भी होता है, तो दोनों टाइप के बन सकते हैं। भारत में सर्दियों के समय बनने वाला स्मोक क्या कहलाएगा? लंदन स्मोक, विंटर स्मोक या फिर सल्फर स्मोक, या फिर अच्छा गर्मियों के टाइम पर बनने वाला स्मोक क्या कहलाएगा? फोटोकेमिकल स्मोक या फिर जो भी स्मोक का नाम, सही? तो ये स्मोक की बात की। तो हमने सेकेंडरी पोल्यूटेंट पढ़ रहे थे, तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट में हमने यहां पर पहला उदाहरण लिखा था स्मोक का। दूसरा उदाहरण हम ओजोन का लिखते हैं, इसमें लिखा हुआ आपके ओजोन का उदाहरण। ओजोन एक गैस है, सही है, और इस गैस का नेचर टॉक्सिक है हमारे लिए। और ये ओजोन जो है वो वायुमंडल की दो परतों में, समताप मंडल में और क्षोभ मंडल में पाई जाती है। क्षोभ मंडल में ओजोन पोल्यूटेंट है और इसका निर्माण होता है NOx, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो कि गाड़ियों के धुएं में उपस्थित होता है, उससे निकलती है तब। और साथ में हम अपने दैनिक जीवन में काम में आने वाले खूब सारे पदार्थ, उनसे निकलते हैं वाष्पशील कार्बनिक यौगिक या VOC। और जब NOx और VOC दोनों उच्च तापमान पर अभिक्रिया करते हैं तो फिर ओजोन का निर्माण होता है। इसलिए ओजोन को सेकेंडरी पोल्यूटेंट लिखा है हमने, सही है। अगर पुराने वाले नोट्स में आपकी ये रिएक्शन नहीं लिखी हुई है कि ओजोन का निर्माण कैसे होता है, तो ये तो उपस्थित होता है कहां पर? धुएं में, जो पेट्रोल डीजल कोयले से जो धुआं निकलता है उसमें उपस्थित होता है। और ये हमारे दैनिक जीवन के प्रोडक्ट जैसे कि ग्लू वगैरह उन सब में उपस्थित होता है, चाहे वो आपके मच्छर मारने वाला ऑल आउट हो, चाहे वो फेविकोल हो, या फिर बहुत सारी दूसरी चीजें हो, उनमें से VOC निकलते हैं। और ये VOC और NOx जब अभिक्रिया करते हैं उच्च तापमान पर, मतलब गर्मियों में, तो ओजोन बनता है। ओजोन जब हवा में होता है तो हवा में हम लेते हैं सांस, और ये जाता है हमारे लंग्स में, और लंग्स के अंदर समस्या पैदा करता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, और इसी दिन राजस्थान पत्रिका में एक आर्टिकल छपा बहुत ही बेहतरीन, कि पिछले कुछ वर्षों से गर्मियों के सीजन में भारत के महानगरों में लोग शिकायत कर रहे हैं कि उनको जुकाम हो रहा है, एलर्जी हो रही है, जबकि ये बीमारियां तो सर्दी में होने वाली है। और जब डॉक्टर दवा देता है तो उसका कोई लाभ नहीं होता है, 15-15 दिन, महीने भर ये लंबी समस्याएं चलती है। तो उस राइटर का ये मानना है कि जो हम एलर्जी या जुकाम जैसी शिकायतें कर रहे हैं, ये वायरस की वजह से नहीं है। जूता नाम मत लगाओ हर टाइम बेचारे का, सर्दियों में परेशान करता है। ये जो समस्याएं, गला खराब होना या जुकाम जैसी, या फेफड़ों के अंदर एलर्जी जैसी समस्या होना, ओजोन का बढ़ा हुआ लेवल है। क्योंकि हमारे यहाँ गाड़ियां भी खूब सारी चलती है और उसके धुएं में NOx उपस्थित होता है, और हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के दौरान VOC भी खूब सारे उत्पन्न होते हैं। रूम फ्रेशनर से, एयर स्प्रे से, ग्लू से, या फिर मॉस्किटो रेपेलेंट से, खूब सारी जगहों से निकलता है। तीखी गंध वाले जो पदार्थ होते हैं उनको VOC कहते हैं। तो ये VOC और NOx दोनों अभी पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन में इसको, तो फिर इसको ओजोन का निर्माण माना जाता है। और ओजोन हवा में मिलकर फेफड़ों में जाएगी तो समस्या पैदा करती है। तो जब ये प्राथमिक प्रदूषक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट के रूप में किसका निर्माण होता है? ओजोन का। और ओजोन हमारे लिए जहरीला है। आगे बात समझ, ठीक है। उसके बाद हमने नाम लिखा, पहला तो स्मोक का, दूसरा नाम लिखा ओजोन का, तीसरा नाम हमने लिखा है इसमें पेन का, पर ऑक्सीएसिटिल नाइट्रेट। पर ऑक्सीएसिटिल नाइट्रेट जो है वो कैसे बनता है? सिंपल, जो फोटोकेमिकल स्मोक बनता है बस वही, जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड धुएं में उपस्थित होते हैं और साथ में हाइड्रोकार्बन, ये दोनों धुएं में है, स्मोक में है, अभिक्रिया करते हैं वायुमंडलीय ऑक्सीजन, और कई जगह पर यहां पर फोक भी उपस्थित होता है, कई जगह पर नहीं भी होता है, तो जलवाष्प वैसे भी मिल जाती है। और ये जो है वो हाई टेम्परेचर और साथ में यूवी रेज।
तो इससे एक कंपाउंड बनता है जो कि हाइड्रोकार्बन है, तो इसलिए CH3 CH2 ये वाली चेन होती है ये। तो ये जो है वो फिर एक कंपाउंड बनता है CH3C, इसका नाम होता है पेन, जो गैसीय अवस्था में होता है। सही है, पेरोक्सीसिटिल नाइट्रेट इसका नाम है, जो गैसीय अवस्था में है। इसका रंग जो है वो हवा में हमें दिखाई देता है रेड ब्राउन। ये हवा में मिल गया तो हवा में हम लेंगे सांस, और सांस के साथ ये जाएगा लंग्स में, तो वहां पर तकलीफ करेगा। नंबर एक, फेफड़ों से संबंधित एलर्जी अस्थमा जैसी समस्या। दूसरा, हवा में है और हवा में हम खड़े हैं, जिस हवा में पेन बना हुआ है और वो हवा हमारी आंखों को टच करती है, तो आंखों में जलन होती है, इससे आई इरिटेशन कोज करता है। और जब आंखों में जलन होती है तो हमारी अश्रु ग्रंथि लैक्रिमल ग्लैंड एक्टिव हो जाती है। तो एक सवाल यहां से यह भी बनता है कि कौन सा प्रदूषक हमारी अश्रु ग्रंथियों को सक्रिय कर देता है? टीयर ग्लैंड को एक्टिव करने वाला प्रदूषक है पेन। आंखों में जलन, इट कोज आई इरिटेशन, और उसकी वजह से टीयर ग्लैंड एक्टिव होती है, अश्रु ग्रंथियों को सक्रिय कर देता है। कितने हो गए? स्मोक हो गया, ओजोन हो गया, पेन हो गया। एक नाम और लिख सकते हैं अगर नहीं लिखा हुआ है तो, सल्फर डाइऑक्साइड। कैसे बनता है? धुएं में उपस्थित होता है सल्फर डाइऑक्साइड, कोयले से निकलता है, रिफाइनरी से निकलता है, और ये रिएक्शन करे वायुमंडल के ऑक्सीजन के साथ, तो इससे बनता है सल्फर डाइऑक्साइड। इसका नाम क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। सवाल पूछे एग्जामिनर सरल टाइप का, निम्नलिखित में से द्वितीय प्रदूषक कौन है? पहला ऑप्शन है स्मोक, दूसरा ऑप्शन है पेन, तीसरा ऑप्शन है ओजोन, चौथा ऑप्शन है NOx। कौन नहीं है? NOx। सही है, या फिर यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड आ जाता तो सारे सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। एक और है सेकेंडरी पोल्यूटेंट जिसका नाम है एसिड रेन, अम्लीय वर्षा। तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट के रूप में अम्लीय वर्षा, जिन बच्चों ने ओजोन के साथ लिख रखा है वो एक बार वो वाला पन्ना खोलें, ओजोन वाले टॉपिक के लास्ट में लिखा हुआ है, और जिन्होंने साथ में लिख रखा है वो ठीक है। अगला सेकेंडरी पोल्यूटेंट है एसिड रेन, अम्लीय वर्षा। वो बरसात जिसकी पीएच 5.6 से कम हो, अम्लीय वर्षा कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। बेंचमार्क है, सामान्य जो बरसात होती है उसकी पीएच 7 से 5.6 के बीच होती है, इसलिए बरसात का पानी हल्का सा खट्टा तो वैसे ही रहता है, लेकिन ज्यादा खट्टा कब हो जाएगा? जब 5.6 से। ये खट्टा नाम क्यों ले रहा हूं मैं? क्योंकि एसिड का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है कि कड़वा होता है? कड़वा होता है या खट्टा? बिल्कुल सही, खट्टा टेस्ट होता है। इसलिए बरसात का पानी कैसा रहता है? हल्का सा खट्टा। और एसिड रेन का पानी कैसा रहता है? बहुत ज्यादा खट्टा, इतना खट्टा कि पानी पूरी में मिला के खा लो जाए। पानीपुरी में जो खट्टा टेस्ट पैदा किया जाता है वो किससे किया जाता है? जलजीरे का टेस्ट खट्टा होता है, या फिर इमली से, या फिर विनेगर से। विनेगर किससे बनाया जाता है? एसिटिक एसिड से। किससे? एसिटिक एसिड, जो वो वीक एसिड होता है। 1 लीटर पानी मतलब 80% हो पानी और 20% हो एसिटिक एसिड, तो ये क्या बन जाता है? विनेगर या सिरका। सही है, और उस विनेगर या सिरके को थोड़ा सा 2 बूंद पानी में डाल देंगे तो फिर पानी में हल्का सा खट्टा बना जाता है। सही है, ये जितने भी फास्ट फूड वाली दुकानें, चाउमीन, ये मीन वो मीन, जो भी जितने भी मीन है, उन सब में खट्टापन इससे। सही है, विनेगर से। जो रेस्टोरों में छोटे वाले प्याज लाल रंग के हुए रहते हैं, किसमें डिप होते हैं? विनेगर में, विनेगर के डाइल्यूट पानी में। सही, खट्टेपन के लिए। तो ये जो एसिड रेन है उसकी पीएच 5.6 से कम होती है, याद रखने लायक सवाल पहला। दूसरा, एसिड रेन में प्रमुख एसिड कौन से है? तो प्रमुख एसिड है H2SO4, जिसको कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ द केमिकल, रसायनों का राजा या अम्लों का राजा, किंग ऑफ द एसिड, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड। और साथ में HNO3। ये कैसे बन गई वायुमंडल में? अगेन वही बात जो हमने देखा था H2SO4 की वेपर, वैसे कि वैसे ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है, ये हाइड्रोजन के आयन या हाइड्रोक्साइड आयन या H2O के साथ अभिक्रिया करते हैं, सीरीज ऑफ रिएक्शन के बाद HNO3 बनता है। सही है, तो प्राइमरी पोल्यूटेंट यहां पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड और यहां पर सल्फर के ऑक्साइड या सल्फर के डाइऑक्साइड, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट है और वायुमंडल में जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करके H2SO4 और HNO3 का निर्माण करते हैं। और सेकेंडरी पोल्यूटेंट कब बनता है? जब वायुमंडल में या जलमंडल में या स्थलमंडल में, जब प्राइमरी पोल्यूटेंट या तो आपस में या फिर किसी पर्यावरणीय घटक के साथ अभिक्रिया करते हैं। सही है, तो एसिड रेन में 2 एसिड प्रमुख H2SO4 और HNO3 होते हैं। इनका रेशियो पूछा जाए सामान्यतः 7:3। ये कोई रूल नहीं है, लेकिन सामान्यतः H2SO4 ज्यादा है, HNO3 कम है। ये ऐसा कोई नियम कायदा नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा बनता है H2SO4। किसको जल्दी हो गई? अभी से क्लास शुरू तो होने दो, है ना। अभी ये वाला जो पार्ट है पोल्यूशन वाला, इसमें 2-4 चीजें सेकेंडरी पोल्यूटेंट से हर बार पूछा जाता है, ऑलमोस्ट एक बैलेंस पेपर में। अगर बैक टू बैक पढ़ना होता है तो फिर उसमें सवाल सोल्व होने के चांस कम होते हैं। सही है, आपको ऐसा लगता है कि प्रोडक्टिव टाइम आप और तरीके से निकाल सकते हो तो साथ साथ में पढ़ सकते हैं लाइब्रेरी में अपने यहाँ पर और कोई सा सब्जेक्ट जो भी, है ना। थोड़ा सा मतलब धैर्य बनाए रखना होगा अगर सवाल सोल्व करने हैं, है ना। तो ये 2 7:3। अच्छा, इसके अलावा एक सवाल मुश्किल बनाए कि इन दोनों एसिड के अलावा और कोई भी एसिड एसिड रेन में होता है क्या? तो होते हैं 2 और एसिड, जिसको बोलते हैं फिनोल या कार्बोलिक एसिड। क्या नाम है? या तो फिनोल कह दो या फिर कह दो कार्बोलिक एसिड।
एक होता है H2CO3, कार्बोनिक एसिड कहते हैं इसको। H2O प्लस CO2 दोनों अभिक्रिया करते हैं तो H2CO3 बनता है। तो अम्लीय वर्षा में प्रमुख रूप से ये दो एसिड होते हैं जिनका अनुपात 7:3 होता है, और इसके अलावा ये दो और एसिड होते हैं जिनको एक को कहते हैं कार्बोनिक एसिड या फिनोल और दूसरे को कहते हैं कार्बोनिक और कार्बोलिक। एक में है L और एक में है N, निक और लिक। ये है C6H5OH। एथिल अल्कोहल थोड़ी दिख रहा है किसी को, ये 2 नहीं है, यहां पर 6 है, C6H5OH, और ये है H2CO3। ये दोनों भी उपस्थित होते हैं। तो टोटल एसिड रेंज में 4 प्रकार का एसिड हो सकता है, H2SO4, HNO3, कार्बोनिक एसिड और कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक। सही है। इसके अलावा 4 आयन और होते हैं, हाइड्रोजन के आयन, इसके अलावा अमोनियम के आयन, इसके अलावा सल्फेट और नाइट्रेट, ये 4 आयन होते हैं। तो टोटल 4 एसिड 4 आयन। ये सवाल यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया था, वो जो चौका था हर बार कि अम्लीय वर्षा में H2SO4, HNO3 होते हैं, ये हम आपको बता देते हैं। इसके अलावा 2 एसिड और 4 आयन और कौन से हैं? तो कार्बोनिक एसिड, अमोनियम आयन, सल्फेट आयन, इसके अलावा नाइट्रेट आयन और हाइड्रोजन आयन, ये 4 आयन है। नाइट्रेट, सल्फेट, अमोनियम, हाइड्रोजन, ये 4 चीजें, 4 आयन है ये, नाइट्रेट, सल्फेट, अमोनियम और हाइड्रोजन। तो 4 आयन और 4 एसिड, ठीक है। अम्लीय वर्षा जो है वो 2 रूप में हो सकती है। देखिए यहां पर वर्षा का मतलब पानी वाली वर्षा नहीं है, अम्ल की वर्षा है। एसिड जो एनवायरमेंट में बना है वो वापस पृथ्वी पर 2 रूप में आ सकता है। अगर ये सल्फेट और नाइट्रेट डस्ट पार्टिकल पर चिपक जाए और फिर वो डस्ट पार्टिकल ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पृथ्वी की सतह पर जमे तो उसको कहते हैं ड्राई डिपोजिशन या शुष्क जमाव। अगर ये सल्फेट, नाइट्रेट या फिर ये एसिड पानी के किसी भी रूप में, चाहे वो ओला है, चाहे वो बर्फ है, चाहे वो ओस है या बरसात है, पानी के किसी भी रूप में पृथ्वी पर पहुंचते हैं तो उसको कहते हैं आर्द्र जमाव या वेट डिपोजिशन। सही है। क्या नुकसान हो जाएगा एसिड रेन का? पहला, जमीन की फर्टिलिटी प्रभावित, पीएच कम हो जाएगी, अम्लीयता बढ़ जाएगी। दूसरा, तालाब, झील, नदी की पीएच कम हो जाएगी, अम्लीयता बढ़ जाएगी, जलीय जीवों पर बुरा प्रभाव। तीसरा, एसिड रेन को लेप्रोसी ऑफ स्टोन, पत्थरों का कुष्ठ रोग कहते हैं, क्योंकि पत्थरों का अपरदन या क्षरण हो जाता है इससे। पत्थरों का कुष्ठ रोग क्या है? एसिड रेन, लेप्रोसी ऑफ स्टोन कहते हैं इसको। पत्थरों का अपरदन या जो वो एक तरीके से क्षरण चट्टानों का बढ़ जाता है, और इस वजह से जो चट्टानें इमारतों में लगी है वो इमारतें कमजोर पड़ जाती है। सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है ताजमहल पर, क्योंकि ताजमहल जो है वो संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर कहते हैं इसको। ये जो चूना पत्थर है ये रिएक्शन करता है किसके साथ में? H2SO4 के साथ। H2SO4 बारिश में आता है, वर्षा में। ताजमहल का मामला चर्चा में क्यों आया? क्योंकि ताजमहल आगरा में और पास में है मथुरा, और मथुरा में रिफाइनरी है, और रिफाइनरी से निकलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बनाती है सल्फर डाइऑक्साइड, और फिर पानी के साथ अभिक्रिया करके H2SO4 बनता है। और ये बरसात के साथ में जब ताजमहल के ऊपर बरसता है और ताजमहल के पत्थरों में है कैल्शियम कार्बोनेट और बरसात में है H2SO4, दोनों के मध्य अभिक्रिया होती है और बनता है कैल्शियम सल्फेट, जिसको बोलते हैं जिप्सम, जो भूरा और काला रंग का जो वो धब्बे हो जाते हैं, दाग धब्बे हो जाते हैं उसके ऊपर। ये जो है वो जिप्सम का फॉर्मूला है कि नहीं है? प्लास्टर ऑफ पेरिस इसी से बनाया जाता है, वही तो ये केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। बाई प्रोडक्ट के रूप में गैस निकलती है CO2 और साथ में H2O बनता है। पिछली बार ये रिएक्शन पूछ ली थी, ये नाम दे दिया कि पक्षियों का जो एग होता है, अंडा, उसका बाहर वाला आवरण होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। उसकी H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो कौन सी गैस बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलेगी? CO2। आगे बात सुन, ये सवाल पिछली प्रीलिम्स में पूछा गया था, केमिस्ट्री से शायद एक ही सवाल आया था, ये क्या? तो वो यही सवाल था कि पक्षियों का जो अंडे का आवरण होता है बाहर का वो किसका बना है? कैल्शियम कार्बोनेट का, और उसके साथ H2SO4 एसिड की रिएक्शन कराते हैं तो कौन सी गैस बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलती है? CO2 के रूप में। आगे बात समझ। तो एसिड रेन का प्रभाव चट्टानों पर, इमारतों पर पड़ेगा, जमीन पर, पानी पर, और अगर हम उसमें नहा लेंगे तो स्किन से रिलेटेड चीज हो जाएगी। त्वचा से संबंधित रोग, बाल उड़ने शुरू हो जाएंगे, जो वैसे भी आधुनिक जीवन शैली की पुरुषों के लिए गंभीर समस्या बनी हुई है। सही है क्या ये बात? सर्दी में ज्यादा उठते हैं, क्योंकि वैसे गर्मियों में रोजाना नहाते हैं तो पता नहीं लगता, और सर्दी में 7 दिनों से एक बार नहाएंगे तो एक साथ 7 दिनों के झड़ जाते हैं, और इसलिए ज्यादा महसूस होता है कि ज्यादा झड़ते हैं। ऐसा है क्या? नहीं है। कौन कौन इस बेंचमार्क को क्रॉस कर चुका है? समय सीमा या ये जो रेखा है 7 दिवसीय, कहां से मिलती है प्रेरणा? सेकेंडरी पोलिटेट का जो हमारा फ्लो चार्ट था उसमें ये 5 नाम है। सेकेंडरी पोलिटेट अपना मूल फ्लो चार्ट वापस से खोले हम, उसमें 5 नाम हमने लिखे थे। एक नाम लिखा था स्मोक, एक नाम लिखा था एसिड रेन, एक नाम लिखा है ओजोन, एक नाम लिखा है नाइट्रोजन के सॉरी पेन, और एक नाम सल्फर डाइऑक्साइड। तीनों के एग्जांपल देख लिए। स्मोक बनता है स्मोक और फोक से, ओजोन बनता है VOC और NOx से, पेन बनता है NOx हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन से, एसिड रेन बनती है विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों के जलवाष्प से अभिक्रिया होने से। सही है। और सल्फर डाइऑक्साइड, जब सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है, ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। तो उसके बाद में हम अगली बात करें ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी, मात्रा और गुण के आधार पर प्रदूषक। तो मात्रा और गुण के आधार पर प्रदूषक को हमने 2 भागों में बांटा है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। मात्रात्मक प्रदूषक वे हैं जो सामान्य मात्रा में वायुमंडल में, जलमंडल में, स्थलमंडल में या पर्यावरण में पाए जाते हैं, जैसे CO2 0.03% वायुमंडल में होनी आवश्यक है। क्यों? अगर ये नहीं होगी तो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण कैसे करेंगे, और ये नहीं होगी तो ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे मेंटेन होगा, पृथ्वी के ऊपर उपयुक्त तापमान कैसे प्राप्त होगा। लेकिन इसकी सांद्रता जो बढ़ जाएगी तो उसकी वजह से एक तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट की तीव्रता बढ़ जाएगी और जिसका परिणाम होगा ग्लोबल वार्मिंग। एक दूसरा
ये जो नाइट्रेट है ये थोड़ी मात्रा में हमें चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वायु में होगा और बरसात के साथ में मिलके जब मिट्टी में जाता है तो ये नाइट्रेट जो है वो पेड़ पौधों के द्वारा अपनी जड़ों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। और ये नाइट्रेट जो है वो आवश्यक होता है अमीनो अम्ल के निर्माण के लिए। अमीनो अम्ल आपस में मिलकर के बनाते हैं प्रोटीन और प्रोटीन मिला के बनती है सेल और सेल से फिर हमारा शरीर मतलब उस प्लांट की ग्रोथ। तो यूरिया वगैरह हम डालते हैं या नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उसमें लास्ट में नाइट्रेट ही बनता है। और नाइट्रेट थोड़ी मात्रा में अगर रहे तो हमारे लिए ठीक है, लेकिन इनकी मात्रा बढ़ जाती है तो ये क्या बन जाते हैं? प्रदूषक बन जाते हैं। तो CO2 और नाइट्रेट दोनों कौन से प्रदूषक के उदाहरण है? मात्रात्मक। सामान्य मात्रा में रहेंगे तो प्रदूषण नहीं है और मात्रा बढ़ गई तो क्या बन जाएंगे? प्रदूषक, पोल्यूटेंट बन जाएंगे। और ऐसे प्रदूषक जिनकी एक निश्चित सांद्रता से ज्यादा जो वो कंसंट्रेशन हो जाती है तो फिर हम उसको कहते हैं मात्रात्मक प्रदूषक। एक सवाल पूछा गया था कि सामान्य अवस्था में कौन सी गैस प्रदूषण नहीं है? कौन सी नहीं है? राइट ऑप्शन सही है। दूसरी तरफ गुणात्मक प्रदूषक, वे सारी चीजें जो मानव की गतिविधि, चाहे वो खेती है, चाहे इंडस्ट्री है, चाहे वो घरेलू गतिविधि है या और कुछ है, उनकी वजह से पर्यावरण में प्रवेश करते हैं। नॉर्मली नहीं होते हैं लेकिन हमने उनको बनाया, यूज किया और हमारे यूज के दौरान वो एनवायरमेंट में आ जाते हैं तो उनको कहते हैं सेकंड जो गुणात्मक प्रदूषक। पहले नहीं थे, हमारी वजह से एंटर किए और उनकी थोड़ी सी भी मात्रा हमारे लिए नुकसानदायक है, खतरनाक है, तो उसको कहते हैं गुणात्मक प्रदूषक। इसमें सारे के सारे वो जहरीले पदार्थ जो हम खेतों में डालते हैं इसमें आ गए। इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, हर्बिसाइड। इंसेक्टिसाइड अब ठीक है, अब सही आ रही है, अब तो आ रही होगी सबको, पीछे आ रही है आवाज? ठीक है, थोड़ी सी ज्यादा करो, अब सही है। हाँ चलो, हाँ तो इसको गुणात्मक प्रदूषक कहते हैं। गुणात्मक प्रदूषक क्या क्या उदाहरण है, एक बार नाम लेके बताओ तो? इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंगिसाइड या फिर पेस्टिसाइड हो तो वो पेस्टिसाइड के टाइप है ये सारी, सही है, कीटनाशी है ये सारी। इसमें अलग से नाम आ जाए डीडीटी, एंडोसल्फान, क्लोरोडेन, वो सब इसी के उदाहरण है सब, ठीक है। अब उसके बाद में हम बात करेंगे प्रदूषकों की ये टाइप। एक सवाल यहां से निकलना चाहिए, ये जो क्लासिफिकेशन हमने बनाया है एक सवाल के लायक सवाल यहां से बन सकता है, चाहे वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट पे बने, चाहे वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट में स्मोक पे बने या एसी ट्रेन पे बने या पेन पे बने। एक सवाल का कायदा यहां से गुणात्मक मात्रात्मक प्रदूषक पे बने या फिर बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल। अगर एनवायरमेंट के बारे में बात करें और एग्जामिनर बैलेंस पेपर बनाना चाहता है तो एक सवाल टाइप ऑफ पोल्यूटेंट पर जायज सवाल है, ठीक है। अगला हेडिंग हमने लिख रखा है एयर पोल्यूशन। वायु का परिभाषा क्या है? वायु के जैविक, भौतिक और रासायनिक गुणों में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन। कोई सवाल नहीं पूछेगा, याद भी मत करना इसको, न मुख्य परीक्षा में न प्रारंभिक परीक्षा में। तो हम जो है वो चीजों को टिक करते जाएंगे, क्या पूछेगा और क्या नहीं पूछेगा, है ना। तो ये टिक कर ले, या तो क्या पूछेगा या फिर ये टिक कर ले क्या नहीं पूछेगा, पीछे बची हुई चीजें पूछ लेगा, ठीक है। तो परिभाषा नहीं पूछेगा, कारण नहीं पूछेगा, वायु प्रदूषण के क्या कारण है, किन किन कारणों से। सेंट्रल आइडिया, जनसंख्या बहुत ज्यादा, और जनसंख्या बहुत ज्यादा तो इंडस्ट्री, शहर, ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर, खनन सब ज्यादा, सब वायु प्रदूषण के कारण है। सवाल पूछेगा अगेन वायु प्रदूषक और उनके प्रभाव, सही है, वायु प्रदूषक और उनके प्रभाव। हम एक फ्लो चार्ट बना ले वापस से, यहां पर एक सवाल यहां से निकलने की गुंजाइश होती है। अगर वो टाइप ऑफ पोल्यूटेंट नहीं पूछ रहा है तो वो एयर पोल्यूटेंट पे पूछ रहा है। हम एक फ्लो चार्ट बनाए, जैसे कि यहां पर हमने लिख दिया एयर, वायु, और वायु के दो घटक हमने बना दिए कि एक तो है इसमें गैसेस, साथ साथ ही बना लो, और दूसरे इसमें पार्टिकल्स। गैसेस मेनली कौन है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद में ऑर्गन, उसके बाद में CO2, उसके बाद में अदर गैसेस। यहां पर कणों में डस्ट, धूल के कण, पोलन ग्रेन, परागकण, और साथ में है साल्ट पार्टिकल, लवण कण। अब इधर लिखते हैं हम एयर पोल्यूटेंट, प्रमुख वायु प्रदूषक। तो वायु प्रदूषक भी तो दो ही प्रकार के हो सकते हैं, या तो कणीय या गैसीय। प्रमुख वायु प्रदूषक कौन से हमारी चारों तरफ हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, VOC, लेड। इसके अलावा हम यहां पर मीथेन को मान सकते हैं, इसके अलावा अमोनिया को मान सकते हैं। पार्टिकल्स जो है उन पार्टिकल्स को साइज के आधार पर, आकार के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है, PM 2.5 और PM 10। बस हो गया ये प्रदूषण। गैसों में गैस, ये सारा मिक्सर हो गया हमारी वजह से। ये वायु प्रदूषक किस एक्टिविटी की वजह से? इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट या फिर एग्रीकल्चर, माइनिंग, इन सब एक्टिविटी में वायु प्रदूषक निकले। उसमें कैसे है और साथ में क्या है? पार्टिकल्स है, कण है। वायुमंडल में वे ही कण तैरते रह सकते हैं या वायुमंडल में टिके रह सकते हैं जिनका एक तो मॉलिक्यूलर वेट कम हो, मास, द्रव्यमान कम हो, और दूसरा जिनका आकार छोटा हो। हवा में बड़े बड़े बाटे थोड़ी तैर सकते हैं, 100 ग्राम के, 200 ग्राम के, आधा किलो के, छोटे छोटे, जिनका वजन बहुत ही कम हो, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता हो। कैसे, क्यों रहती है? ऊपर उड़ती भी क्यों रहती है? क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है, द्रव्यमान बहुत कम होता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता तो पृथ्वी उनको अपने पास खींच नहीं सकती। इसी प्रकार जो कण है वो कौन से कण वायुमंडल में टिके रह सकते हैं? जिनमें दो विशेषताएं, आकार बहुत छोटा हो और दूसरा जिनका द्रव्यमान बहुत कम हो।
यहां पर ये जो कणों का नाम हमने पीएम लिखा है, इसका मतलब है पार्टिकुलेट मैटर, कणीय पदार्थ। मैटर क्या है यहां पर? पदार्थ है, वो वाला मैटर नहीं है, मामले वाला कणीय पदार्थ। ये कणीय पदार्थ के आगे नाम लिखा है 2.5, मतलब इसका आकार 2.5 माइक्रोमीटर से कम है। आगे बात समझ, तो ये साइज है इसका 2.5 माइक्रोमीटर से कम। और इधर ये जो 2.5 माइक्रोमीटर है, इसका मतलब क्या? एक्जैक्टली 2.5 माइक्रोमीटर ही होना चाहिए, या 2.5 माइक्रोमीटर से नीचे जितने भी है सारे 2.5 कहलाते हैं। एक्जैक्टली वाला चक्कर नहीं है। कोई बच्चा ये सोचे कि नहीं एक्जैक्टली 2.5 माइक्रोमीटर होना चाहिए, उसी को मानेंगे पीएम 2.5, नहीं, 2.5 से नीचे वाले सारे 2.5 कहलाएंगे पीएम 2.5। अच्छा, वो कण जिनका आकार 2.5 माइक्रोमीटर से तो बड़ा और 10 माइक्रोमीटर से छोटा, उनको सामूहिक रूप से क्या कहेंगे? पीएम 10। सही बात। यही दो नाम क्यों रखे? क्योंकि इससे बड़े होंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स और वो सारी चीजें फिर अलग क्लासिफिकेशन होगा उनका। ये इतने छोटे होते हैं कि आंखों से हमें तैरते हुए हवा में दिखेंगे? पक्का नहीं दिखेंगे, नहीं दिखेंगे, क्योंकि हमारी आंखों की रिजोल्यूशन पावर इतनी छोटी नहीं है कि इनको देख पाए। इसका मतलब ये हवा में है तो सही, लेकिन दिखते नहीं है। और हवा में अगर ये है तो हम हवा में ही सांस लेते हैं, और सांस लेंगे तो फेफड़ों के साथ में जाएंगे, और फेफड़ों के अंदर जाएंगे तो फिर अगर ये खराब चीजों के बने हैं, जैसे ये बना है कोई लोहे का, कोई कोयले का, कोई एस्बेस्टस का, या अन्य कोई भी चीज। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, ये जो कण है इनकी अवस्था क्या हो सकती है? ये किसी सॉलिड के बने हो सकते हैं, सॉलिड अवस्था हो सकती है, या फिर इनकी लिक्विड अवस्था भी हो सकती है, द्रव्य भी हो सकते हैं। ये कैसे? तो ये है पोल्यूटेंट, तीनों अवस्था में, सॉलिड और लिक्विड दोनों अवस्थाओं में हो सकते हैं, याद रखने लायक बात है। तो कणीय पदार्थ या पार्टिकुलेट मैटर कैन बी लिक्विड और सॉलिड दोनों के। अच्छा, उसके बाद में ये इनके प्रभाव देखिए, ये गैसेज और ये चीजें मिलके वायु के कंपोजिशन में चेंज लाएंगे कि नहीं? केमिकल कंपोजिशन इसका चेंज कर देंगे, और इस हवा में हम सांस लेते हैं तो हम रहते हैं स्वस्थ, और इस हवा के साथ ये सब और मिल जाए तो फिर हमारे लिए एक कठिनाई है। सही है। अब एक एक करके इन सब के बारे में हम बात करना शुरू करें। आपके नोट्स में लिखा हुआ है पीएम 2.5 की सबसे पहले बात करें। पीएम 2.5 जो है वो बहुत छोटा आकार है, और ये हवा में रहता है, और हवा में हम लेते हैं सांस, तो सांस के साथ हमारे फेफड़ों में जाता है, और इसका आकार इतना छोटा होता है कि फेफड़ों की कोशिकाओं में भी नहीं रुकता है। फेफड़ों में जो हार्ट से ब्लड आता है साफ होने के लिए, CO2 छोड़ने, O2 लेने, तो ये जो ऑक्सीजन लेने ब्लड आता है, पीएम 2.5 उसी ब्लड में खुद भी शामिल हो जाता है कि मुझे भी ले चलो। ठीक है, तो ब्लड में पीएम 2.5 शामिल हो जाता है, तो ब्लड जो है फिर पूरी बॉडी में जाता है, और पूरी बॉडी में जहां ये डिपॉजिट होते हैं वहां इसकी एक्टिविटी, जो कि पोल्यूटेंट है, तो कैसी एक्टिविटी होगी? अच्छी या बुरी? बुरी एक्टिविटी, तो मतलब डिजीज या डिसऑर्डर यानी कि बीमारी। सही है। तो पीएम 2.5 हमारे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार सबसे खतरनाक वायु प्रदूषकों में से एक है, जो मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, शरीर के सभी अंगों से संबंधित रोग उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसा नहीं सोच लेना कि वायु प्रदूषण है तो सिर्फ फेफड़ों को प्रभावित करेगा। पीएम 2.5 मानव स्वास्थ्य को ओवरऑल प्रभावित कर सकता है कहीं पर भी, क्योंकि फेफड़ों से आगे ब्लड में शामिल होकर के सभी अंगों तक पहुंच सकता है। सही। दूसरा है पीएम 10, इसका आकार इससे थोड़ा सा बड़ा होता है, 2.5 से बड़ा और 10 से छोटा। ये हवा में है तो ये जाएगा फेफड़ों में, और फेफड़ों में जाके वहीं रुक जाता है, ये आगे नहीं बढ़ता है, और वहीं रुक के ये फेफड़ों से संबंधित रोग उत्पन्न करता है, एलर्जी, अस्थमा, या फिर फेफड़ों का कैंसर, या फिर सिलिकोसिस, या फिर एस्बेस्टोसिस, या फिर चार्कोसिस। तो हम आगे लिखेंगे वायु प्रदूषण की वजह से होने वाले कुछ रोग, एक चार्ट हम बनाएंगे, उसमें सिडेरोसिस, एस्बेस्टोसिस, न्यूमोकोडियोसिस सब लिखेंगे। वो सारे के सारे पीएम 10 के रोग हैं। सही है। पीएम 10 की वजह से रोग होते हैं फेफड़ों के। सिलिका के ये पीएम 10 है, सिलिका ऑक्साइड के, तो रोग होगा सिलिकोसिस। आगे बात सुन। अब नंबर लगाते हैं गैसों का। सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज्यादा जहरीली वायु प्रदूषक है। अंडरलाइन की है कि नहीं बात की? जो पुरानी बसें होती है, पुराने कैंटर होते हैं, पुरानी गाड़ियां होती है, उनके पीछे मजेदार स्लोगन लिखे रहते हैं, और वो जब चलती है तो धुआं खूब सारा छोड़ती है, और कई बसों वाले या पुराने ऑटो वाले उसके पीछे लिखवा के रखते हैं जहरीली नागिन। लिखवाते हैं कि नहीं लिखवाते हैं? वो इसलिए लिखवाते हैं कि तुम इससे सावधान रहो, इससे जो धुआं निकल रहा है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जहरीली वायु प्रदूषक है। इसकी अगर ज्यादा मात्रा हमारी बॉडी में चली जाती है तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। क्यों? ऐसा क्यों? इतना ज्यादा इसके पास पावर कहां से आ गया? ये हीमोग्लोबिन के साथ में परमानेंट बॉन्ड बनाती है, और इसे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो जल्दी से एक दूसरे को छोड़ता नहीं। सामान्यतः हीमोग्लोबिन कहां पाया जाता है? सामान्यतः पाया कहां जाता है? आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो हीमोग्लोबिन सामान्य जो है वो नॉर्मल कंडीशन में O2 और CO2 दोनों के साथ आसानी से बॉन्ड बनाता है और आसानी से तोड़ देता है। तो ये प्रोसेस चलती रहती है, O2 CO2 एक्सचेंज हीमोग्लोबिन करवाता है। लेकिन हवा में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ गया तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो परमानेंट होता है, वो 8-10-12 घंटे नहीं टूटता है। एक बार जो है वो बंध गया तो दोनों में बॉन्ड हो गया पक्का। अब इतनी देर अगर हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के बस में रहेगा तो इसका मतलब जितनी ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड उतना ज्यादा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और जितना कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन उतना ही हीमोग्लोबिन कम अवेलेबल होगा O2 CO2 एक्सचेंज के लिए, और O2 CO2 एक्सचेंज के लिए जितना कम अवेलेबल होगा उतनी ही शरीर में ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी तो उतनी ही एटीपी कम बनेगी, एटीपी कम बनेगी तो शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा नहीं, और अगर ज्यादा मात्रा में पहुंच गया और ऊर्जा बननी बंद हो गई तो मसल्स काम ही नहीं करेंगे, अंग काम करने बंद कर देते हैं। शुरुआत में जब कमी आती है तो दम घुटता है आदमी का, सफोकेशन फील होता है, और उस दौरान अगर उस आदमी को ये पता लग जाएगी कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो ट्रीटमेंट होता है, आदमी की जान बच सकती है। लेकिन आदमी सो रहा हो और कमरे में सिगरेट वगैरह चला रखी हो और उसके धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा हो तो आदमी को पता ही नहीं लगता है, डेथ भी हो जाती है। इसलिए ज्यादा मात्रा पहुंचने पर ये मृत्यु का कारण बन जाती है। बाकी सभी बीमार करते हैं, ये मौत का कारण बनती है, इसलिए इसको खिताब दिया गया है सबसे ज्यादा जहरीली वायु प्रदूषक। जहरीली उसका अर्थ है, इसलिए आज समझ में आ गया कि आपको टेम्पो वाला पुराने वाला पीछे क्यों लिखवाता है। सही। अगली बात करें सल्फर डाइऑक्साइड। 4 स्रोतों से उत्सर्जन होता है सल्फर डाइऑक्साइड का मुख्य रूप से। पहला है कोयले के जलने से, थर्मल पावर प्लांट से। दूसरा उत्सर्जन होता है रिफाइनरीज से। तीसरा उत्सर्जन होता है पेपर इंडस्ट्रीज से, और चौथा ऑप्शन होता है स्मेल्टर उद्योग से। हिंदी में पेपर इंडस्ट्रीज लिखा हुआ है क्या? पेपर उद्योग। कागज उद्योग लिखा हुआ है, स्मेल्टर उद्योग लिखा हुआ है, और रिफाइनरी लिखा हुआ है, और कोयले के जलने से तापीय विद्युत संयंत्र, इन 4 जगहों से। अगेन सल्फर डाइऑक्साइड क्या कर देगी? अगर सल्फर डाइऑक्साइड हवा में आएगी और सीधी फेफड़ों में जाएगी तो नुकसान। दूसरा, सल्फर डाइऑक्साइड अगर वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन और जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करेगी तो H2SO4, और H2SO4 अगर नीचे बन रही है तो है वो विंटर स्मोक, लंदन स्मोक का निर्माण करती है, और आसमान में ऊपर चलेगी तो अम्लीय वर्षा का निर्माण करेगी। सही है। तो रिस्पांसिबल फॉर स्मोक फॉर्मेशन एंड एसिड रेन, अम्लीय वर्षा और स्मोक निर्माण के लिए जिम्मेदार है। सही। उसके बाद में सल्फर डाइऑक्साइड जो है
वो पत्तों में जो पेड़ पौधों के होते हैं उनके क्लोरोफिल को नष्ट कर देता है, डिस्ट्रॉय, और पत्तियां पीली पड़ जाती है। तो ऐसा सवाल पूछे कि पत्तियों के पीलेपन के लिए जिम्मेदार कौन सी वायु प्रदूषक जिम्मेदार है? सल्फर डाइऑक्साइड। एक हमने नाम लिखा लाइकेन। लाइकेन क्या होता है? फंजाई और एल्गी, कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध। सहजीवी संबंध में दो जीव साथ आते हैं और एक दूसरे का जीवन जीने में मदद करते हैं। अच्छा, शैवाल जो है वो प्रकाश संश्लेषण करता है, और प्रकाश संश्लेषण करने के लिए चाहिए क्या? क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण परिणहरित के अंदर ही होता है, और क्लोरोफिल को डैमेज कर देती है सल्फर डाइऑक्साइड। सामान्यतः जो लाइकेन होते हैं वो ज्यादा मॉइस्ट एरिया होते हैं, नमी वाले क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्र, वहां पर बनते हैं। पेड़ लाइकेन देखा है आपने? ये लाइकेन कोई प्लांट नहीं है, ये कोई पेड़ की टहनी है, और टहनी के चारों तरफ ऐसे लग रहा है जैसे सेवाल पड़ी हुई है। इस तरीके की पपड़ी सी बनती है ये, इसी को लाइकेन कहते हैं। ये लाइकेन में दो चीजें शामिल है, एक तो कवक या फंगस और दूसरा है सेवाल। ये जहां पर भी लाइकेन बनता है इसका मतलब ये इंडिकेट करता है कि वो इकोसिस्टम वायु प्रदूषण से मुक्त है। तीन शब्द, वायु प्रदूषण, सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण या सिर्फ प्रदूषण, तीनों के इंडिकेटर। पिछले दिनों शायद कोई सवाल पूछा गया किसी एग्जाम में कि प्रदूषण जहां पाया जाता है वहां सामान्यतः कौन सा जीव नहीं पाया जाएगा? लाइकेन। सिर्फ प्रदूषण नाम ले या फिर वायु प्रदूषण नाम ले या फिर सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण नाम ले, लाइकेन वहां नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि लाइकेन बना है सेवाल और फंजाई से, और सेवाल जो होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल पाया जाता है, और सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरोफिल नष्ट कर देती है। और सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरोफिल नष्ट कर देती है तो उससे फिर ये लाइकेन जो है वो जहां था नष्ट होना शुरू हो जाता है, मतलब ये पपड़ी से उतरना शुरू हो जाती है। आगे बात समझ में? तो इसलिए लाइकेन आर इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। लाइकेन को वायु प्रदूषण, सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण या फिर प्रदूषण के संकेतक कहते हैं। आगे बात समझ। लाइकेन से लिटमस पेपर भी बनाया जाता है। लिटमस पेपर कौन सा पेपर होता है? जो अम्ल और क्षार का टेस्ट करना सिखाते हैं, वो इसी से बनता है, लाइकेन से। लिक्विड रूप में भी और पेपर के रूप में भी इसको बनाया जा सकता है। लिटमस जो है वो लिक्विड अवस्था में भी होता है और पेपर के रूप में भी बनता है, वो इसी से बनता है, लाइकेन से। ठीक है? तो उसके बाद में हम बात करें सल्फर डाइऑक्साइड की, क्या क्या लिखे हमने? अगर सीधी फेफड़ों में जाएगी तो नुकसान। दूसरा, विंटर स्मोक निर्माण करेगी, अम्लीय वर्षा का निर्माण करेगी। तीसरा, पेड़ पौधों की पत्तियों को पीला कर देगी, लाइकेन को नष्ट कर देगी। लाइकेन इनके संकेतक होते हैं। ठीक है? उसके बाद में नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड कहां से निकलता है? पेट्रोल, डीजल, कोयला, फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन के जलने से निकलता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड का क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा? फोटोकेमिकल स्मोक और एसिड रेन दोनों के निर्माण में भाग लेता है। सही है बात? अच्छा, अगर दो ऑप्शन है इसमें जोड़ दूं कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है वो ओजोन परत क्षरण में भाग लेते हैं, क्या ये बात ठीक है? या नाइट्रोजन के ऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग में भाग लेते हैं, क्या ये बात ठीक है? ग्लोबल वार्मिंग में ग्रीन हाउस गैसें बढ़ेंगे, और उन गैसों में एक गैस है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस कहते हैं जिसको, हास्य गैस। ये गैस क्या कर देती है? क्या हंसाती है क्या आदमी को? नहीं। जो बीमार होते हैं, जिनको मेंटल डिसऑर्डर होता है, जो डिप्रेशन होता है जिनको, सैडनेस में, उनको ये गैस थोड़ी सी दी जाए तो मूड प्लेजेंट हो जाता है। और जब आदमी का मूड प्लेजेंट या खुश होता है तभी हंसता है। तो ये तनाव या एंजाइटी कम करती है गैस। ज्यादा मात्रा में दे दी जाए तो इससे आदमी बेहोश हो जाता है, इसलिए इसको एज एनेस्थीसिया, निश्चेतक के रूप में भी काम में लेते हैं ऑपरेशन के टाइम पर। और ज्यादा मात्रा में डोज बढ़ जाए तो आदमी की मृत्यु भी हो सकती है, डेथ का कारण भी बन सकती है। ठीक है? थोड़ी मात्रा में एंजाइटी कम करेगी, तनाव कम करेगी, और ज्यादा मात्रा में ऑपरेशन के टाइम पे निश्चेतक के रूप में, और ज्यादा मात्रा में आदमी की मृत्यु का कारण बन जाएगी। ये नाइट्रस ऑक्साइड गैस गाड़ियों वगैरह से जो NOx हम लिख रहे हैं, उस NOx में एक गैस ये भी है क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इसमें भी है, और ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैसों में से तीसरे नंबर की गैस है। CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड लिखी थी हमने। तो इसका मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग में भाग लेते हैं, यस। ओजोन परत क्षरण में भाग लेते हैं, यस। क्या नाइट्रेट जो है वो प्रदूषण ही फैलाता है या फिर फर्टिलाइजिंग इफेक्ट ऑफ जो है वो भी पैदा करता है? मान लो मिट्टी, वायु में नाइट्रेट है और ये पहुंच गया बरसात के साथ मिट्टी में, तो इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा या अच्छा? अच्छा। तो ये नाइट्रोजन की ऑक्साइड है, हमारे लिए अच्छी भी है और बुरी भी है। तो नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, तो इसका मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड में हम क्या लिख देंगे? ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी जिम्मेदार है और ओजोन परत क्षरण में भी भाग लेती है। तो इसके अगर आपने नहीं लिखा है नोट्स में तो ये दो बातें और लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन ऑक्साइड के बुरे प्रभाव में पहला, सांस से संबंधित रोग उत्पन्न करेगी। दूसरा, विंटर स्मोक और अम्लीय वर्षा निर्माण में भाग लेगी। तीसरा, ग्लोबल वार्मिंग में भाग लेती है, इट पार्टिसिपेट इन ग्लोबल वार्मिंग। और चौथा, इसकी वजह से हो सकता है ओजोन लेयर डिप्लेशन, ओजोन परत का क्षरण, उसमें भी भाग लेती है। अब कई बार सवाल मुश्किल बनाए, पहला दूसरा तीसरा सही है, पहला चौथा पांचवा सही, तो ऐसे वाले सवाल के केस में हमें पता होना चाहिए इसकी सारी नेचर। ठीक है? तो ये चार इसके बुरे प्रभाव, एक तो स्वास्थ्य पर, दूसरा अम्लीय वर्षा और स्मोक निर्माण, फोटोकेमिकल स्मोक में। क्या ये पैन और ओजोन निर्माण में भी भाग लेती है क्या? ऐसा सवाल आ जाए तो बिल्कुल लेती है, दोनों में। तो पैन, ओजोन, स्मोक, एसिड रेन, चारों टाइप के सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनाने में भाग लेती है ये। इसके अलावा ओजोन परत का क्षरण भी करती है, और इसके अलावा ये जो है वो क्या करती है? ग्लोबल वार्मिंग में भी पार्टिसिपेट करती है। ठीक। उसके बाद अगला है VOCs, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड या वाष्पशील कार्बनिक यौगिक। ये वाष्पशील कार्बनिक यौगिक क्या है? हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे प्रोडक्ट काम में आते हैं, जैसे कि ग्लू, जैसे कि हेयर फ्रेशनर, हेयर स्प्रे, रूम फ्रेशनर, परफ्यूम या फिर इंसेक्ट रेपेलेंट, ये सब। जैसे हमने फेविकोल का डब्बा, उसका ढक्कन ओपन किया, उस ढक्कन को ओपन करते साथ हमें एक विशेष प्रकार की गंध आती है कि नहीं आती है? कैसे आई है? क्योंकि इस फेविकोल में है VOC। VOC का नेचर है कि ये रूम टेम्परेचर पर, देखिए कोई भी चीज जो लिक्विड या सॉलिड है उसको जब हम गर्म करते हैं तो वो गैस में बदल सकती है, क्योंकि पदार्थों में अवस्था का परिवर्तन हो सकता है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, है ना? कोई भी जो लिक्विड है वो गैस में कब कन्वर्ट होता है? जब उसको हम गर्म करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं। या कोई भी सॉलिड कब लिक्विड में कन्वर्ट होता है? जब हम उसको गर्म करते हैं, पिघलता तभी वो, सही टेम्परेचर बढ़ाने पर। तो ये सामान्यतः तो ये होता है कि हम जब किसी भी पदार्थ को गर्म करते हैं तो वो सॉलिड है तो लिक्विड, और लिक्विड है तो गैस में बदल जाता है। लेकिन ये जो है, ये पदार्थ वो है जो गर्म करने की आवश्यकता ही नहीं है, रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर है? जो रूम का टेम्परेचर है। रूम का टेम्परेचर कितना होना चाहिए जिसपे मनुष्य सामान्य जीवन जी सके? भैया ऐसा नहीं है कोई ये कहते मेरा रूम तो साइबेरिया में है, -19 डिग्री सेल्सियस है, इसको रूम टेम्परेचर नहीं मानेंगे, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। आगे बात समझ। तो रूम टेम्परेचर पर इस ग्लू के अंदर, फेविकोल के अंदर उपस्थित कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो वाष्प की अवस्था में बदल जाएंगे, वेपर में बदल जाएंगे, और इसलिए इनको कहते हैं वाष्पशील।
गर्म करने की आवश्यकता नहीं है, सामान्य तापमान पर ही किसमें बदल जाएंगे, वेपर में। इसलिए इनको कहते हैं वाष्पशील कार्बनिक यौगिक या फिर वोलेटाइल, जो इंग्लिश में वाष्पशील को क्या बोलेंगे, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये बहुत सारे हमारे दैनिक जीवन के उत्पादों में उपस्थित होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट में। और वो सारे VOC जब हम उपयोग में लेते हैं तो हवा में आते हैं, और हवा के अंदर आते हैं तो फिर इसकी वजह से हमें फेफड़ों की समस्या या फिर ओजोन निर्माण में ये भाग लेते हैं। सही है। बहुत सारे लोग किसी पर्टिकुलर स्मेल के प्रति सेंसिटिव होते हैं, छींक आना, नाक से पानी बहना, आंख से पानी बहना, या फिर ब्रीथिंग डिस्कम्फर्ट, सांस लेने में कठिनाई होना, उनको समस्या होती है। बहुत सारे एक व्यक्ति जो लकड़ी का कारीगर है और लकड़ी पर पॉलिश करता है, 10 साल काम किया, 10 साल काम करने के बाद में वो उस VOC के प्रति जो उस लकड़ी की पॉलिश से निकल रहा है, धान निकालने लकड़ी की पॉलिश से ये निकलते हैं, तो उसके फेफड़ों में समस्या हो सकती है। कोई एक हेयर ड्रेसिंग का काम करता है बाल बनाने का, और अत्याधुनिक तरीके से बालों को शेप वगैरह देता है, तो बनवाते हैं आजकल स्प्रिंग शेप में, सिंगल हॉर्न राइनो की शेप में, छतरी की शेप में, अलग अलग केस कला करवाते हैं कि नहीं करवाते, लड़का लोग और लड़की लोग सभी। तो उस पे वो पहले तो जेल लगाया जाता था, आजकल कोई स्प्रे का छिड़काव करते हैं। और कोई व्यक्ति मान लो कि यही काम करता है, स्प्रे का छिड़काव करे 5-10 साल लगातार, तो वो सांस के साथ जाके उसके लिए VOC वहां पर नुकसानदायक हो सकते हैं। ठीक है। कई लोगों को ऑल आउट वगैरह जो हम लगाते हैं उसकी वजह से एलर्जी होती है या फिर चीख वगैरह आना शुरू हो जाती है। तो ये सारे पदार्थ क्या है, VOC है। सामान्य नेचर क्या है, रूम टेम्परेचर पर वेपर में कन्वर्ट होने की इनकी टेंडेंसी होती है, और टेंडेंसी होती है तो ये वायुमंडल में मिलकर समस्या पैदा कर देते हैं। ठीक है, VOC इनको बोलते हैं। उसके बाद में हम बात कर रहे थे किसकी, लेड की। लेड जो है वो सामान्यतः नेचर में उपस्थित होता है, हमारी खाने पीने की चीजों में, सौंदर्य प्रसाधन सामग्रियों में होता है, लेकिन इसकी समस्या तब होती है जब इसकी मात्रा हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा पहुंच जाए। इसका उपयोग किया जाता है लेड का नोकिंग एजेंट बनाने में। नोकिंग एजेंट किसको बोलते हैं, नोक करना किसको कहते हैं, खटखटाना। और नोकिंग एजेंट वो होते हैं जो खटखटान को रोक देते हैं। जो हमारी रिफाइनरी में पेट्रोल डीजल बनता है, उसको अगर सीधा का सीधा गाड़ी के इंजन में डाल दिया जाए तो गाड़ी में आवाज बहुत आएगी, केबिन के अंदर बैठा ही नहीं जाएगा। और इसलिए पेट्रोल डीजल को पेट्रोल पंप पर बेचने से पहले उसमें मिलाया जाता है नोकिंग एजेंट, और नोकिंग एजेंट इंजन की नॉइज को कम कर देता है, क्योंकि इंजन चलता है तो पार्ट्स आपस में भिड़ते हैं और उससे आवाज पैदा होती है। तो अगर पेट्रोल और डीजल में नोकिंग एजेंट मिला के चलाएंगे तो इंजन से आवाज बहुत कम आती है, और नोकिंग एजेंट बनाने में यूज किया जाता है लेड का। आगे बात सुनिए। और जब हम उस नोकिंग एजेंट मिले हुए पेट्रोल डीजल को इंजन में जलाएंगे तो पेट्रोल डीजल जल जाएगा, बचा हुआ पार्ट धुएं के रूप में निकलेगा, और वो धुएं के साथ में लेड एज इट इज बाहर आ जाता है हवा में, और हवा में आ जाता है तो फिर हवा में हम सांस लेते हैं, और सांस लेते हैं तो ये लेड हमारे फेफड़े और फेफड़ों के थ्रू ब्लड में शामिल होकर पूरी बॉडी में पहुंचता है। पहली बात। दूसरा, इसका उपयोग किया जाता है लेड का लेड एसिड बैटरी बनाने में, सीसा संचायक सेल। ठीक है, सॉरी, हाँ, सीसा संचायक सेल उसको बोलते हैं, लेड एसिड बैटरी। या फिर उसके बाद में इसका उपयोग हेयर डाई, पेंट, अनेक चीजों में किया जाता है, दैनिक जीवन में उपयोग। सिंदूर जो होता है, सिंदूर बनाने में लेड का उपयोग होता है, और भी दूसरी बहुत सारी सौंदर्य प्रसाधन सामग्रियों में इसका उपयोग किया जाता है। अगर ये ज्यादा मात्रा में हमारी बॉडी में पहुंचता है तो फिर डाइजेस्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम की समस्या पैदा करता है। इसकी वजह से अगर ये ज्यादा इकट्ठा हो गया तो कैंसर भी हो सकता है, और इसकी वजह से अगर तंत्रिका तंत्र का ब्रेकडाउन हो जाए तो उसको प्लम्बिज्म कहते हैं, और तंत्रिका तंत्र का टूट जाना, ब्रेकडाउन हो जाना, वो कहलाता है लकवा। तो कुल मिला के ये जो लेड है या सीसा है, इसकी वजह से अगर तंत्रिका तंत्र डैमेज होता है तो उस टॉक्सिसिटी का नाम है प्लम्बिज्म, और प्लम्बिज्म एक प्रकार का लकवा है, पैरालिसिस है। ठीक है, तो ये बातें हमने पढ़ी। उसके बाद में मीथेन जो है वो दलदल से या फिर जो है वो हमारा शहरी वेस्ट होता है, कूड़ा कचरा, उससे निकलने वाली एक जहरीली गैस है जो वायुमंडल में जाके ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। अमोनिया बहुत सारे पशुओं के यूरिन वगैरह से, मुर्गी पालन से इनसे निकलती है, और शहरी क्षेत्रों में जो विभिन्न फैक्ट्री, आइस फैक्ट्री वगैरह है उनसे निकलती है, फर्टिलाइजर उद्योग है उनसे निकलती है, और ये भी वायु प्रदूषण फैलाने का कार्य करती है। एक नाम और होता है जिसका नाम है फ्लाई एश। फ्लाई का मतलब उड़ना, एश का मतलब राख। कोयले के जलने के बाद जो राख बचती है उसको फ्लाई एश कहते हैं। क्यों कहते हैं फ्लाई एश, क्योंकि हल्की होती है, और जब हम इसको एक से दूसरी जगह ले जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, तो हवा में उड़ जाती है, और ये पार्टिकुलेट मैटर कणीय प्रदूषक के रूप में काउंट की जा सकती है। तो फ्लाई एश, राख, एश यानी कि राख, और फ्लाई यानी कि उड़ने वाली राख। राख कौन सी उड़ सकती है, जो हल्की हो, और हल्की राख किसकी है, कोयले की। सही है। तो फ्लाई एश को लेकर के पिछले दिनों महाराष्ट्र सरकार ने कुछ रेगुलेशन जारी किए गए थे कि थर्मल पावर प्लांट की 10 किलोमीटर की रेडियस से ज्यादा फ्लाई एश का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जितनी दूर ज्यादा जाएगी, ट्रक से उड़ती भी जाएगी सब जगह, और ये हवा में मिलकर लोगों के फेफड़ों में जाएगी और फेफड़ों से संबंधित रोग उत्पन्न कर देती है। आगे बात सुनिए। तो फ्लाई एश एक प्रदूषक है जो पार्टिकुलेट मैटर में आएगा, कणीय प्रदूषकों के रूप में काउंट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आपके रजिस्टर में लिखा हुआ है कि प्रमुख वायु प्रदूषकों के प्रभाव, रोग के रूप में, डिजीज कॉज्ड बाय एयर पोल्यूटेंट्स। सही है। उनमें सबसे पहले हमने सामान्य धूल, अच्छा, जितने भी रोग हैं ये सारे के सारे रोग PM10 की वजह से, उसके ब्रैकेट में आप लिख सकते हो ये PM10 की वजह से हो रहे हैं। कौन से वाले, जो अब हम पढ़ेंगे। तो सामान्य धूल से होने वाले रोग का क्या नाम है, एक बार बताओ तो, न्यूमोकोरियोसिस। उसके बाद दूसरा, वस्त्र उद्योग में जो कपास की धूल उड़ती है, उस कपास की धूल से फेफड़ों में हो जाती है गांठें, और गांठों को कहते हैं फाइब्रोइड्स। बीमारी का नाम लंग फाइब्रोसिस या फिर पेसिनोसिस, या फिर इसको कहते हैं मंडे फीवर। और उसके बाद में जो है वो कोयले के उद्योग में, कोयले के 4 रूप, उनमें से एक रूप है एंथ्रासाइट, और इस वजह से बीमारी का नाम एंथ्राकोसिस। और फिर लोहे के अंदर, लोहे के 4 रूप, अच्छा, एस्बेस्टस। एस्बेस्टस के पाउडर से कौन सा रोग किस काम में आता है, एस्बेस्टस का पाउडर, सीलिंग वगैरह बनाने के लिए, खूब सारी ऐसी चीजें है ना, टेंट वगैरह बनाते हैं उनसे। अच्छा, उसके बाद में लोहा, और लोहे का एक ग्रुप है सीडेराइट, और सीडेराइट की वजह से, अच्छा, जहां पर भी मूर्ति बनती है, माइनिंग होती है, या फिर पत्थरों को पीसा जाता है, उन सब जगहों पर सिलिका ऑक्साइड की धूल, और उसके PM10, बीमारी का नाम सिलिकोसिस। सही है ये। अच्छा, उसके बाद वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए आपकी एनसीईआरटी में 2 बातें स्पेसिफिक लिखी हुई है। एक तो उद्योगों से होने वाले वायु प्रदूषण का नियंत्रण, और दूसरा जो है वो लिखा हुआ है किसका, ट्रांसपोर्टेशन, यातायात के वाहनों से होने वाले वायु का जो है प्रदूषण का नियंत्रण। तो जो उद्योगों से धुआं निकलता है, उस धुएं में 2 ही प्रकार के प्रदूषक है, अगेन पार्टिकल्स और गैसेस। पार्टिकल्स को कंट्रोल करने के लिए 2 उपकरण काम में लिए जाते हैं, नाम बताओ तो, क्या क्या नाम उनके, प्रग्राही और मार्जर, अरेस्टर और स्क्रबर। अरेस्टर 2 टाइप के हैं, चक्रवाती पृथक्कारक और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। चक्रवाती पृथक्कारक को कहते हैं साइक्लोनिक सेपरेटर। जो उद्योगों से निकला है धुआं, उस धुएं में पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स को कंट्रोल करने के लिए 2 डिवाइस हमारे पास है। एक का नाम है अरेस्टर। अरेस्टर 2 प्रकार का है,
अगर किसी इंडस्ट्री से निकल रहा है धुआं, उस धुएं में पार्टिकल का साइज हो बड़ा और दूसरा नमी की मात्रा उसमें मॉइस्चर कंटेंट ना के बराबर हो, तो काम में लेते हैं साइक्लोनिक सेपरेटर। साइक्लोन कहते हैं चक्रवात को, और अगर धुएं का बनाते हैं हम चक्रवात, तो उस धुएं में उपस्थित जो बड़े आकार के हैवी पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर लगेगा अपकेंद्री बल। इसको अंडरलाइन कर दिया अगर नहीं लिखा हुआ है तो। इस पूरी टेक्निक के अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही महत्वपूर्ण बात है। ये धुआं, इस धुएं को चक्रवात बनाएंगे तो इसकी स्पीड इतनी रखेंगे, इसमें जो पार्टिकल्स होंगे उन पार्टिकल पर कैसा बल लगेगा? अपकेंद्री बल। और अपकेंद्री बल के कारण ये बाहर की तरफ इन दीवारों पर जा जाके चिपक जाएंगे और बाकी बचा हुआ फिर मटेरियल बाहर छोड़ दिया जाएगा, साफ हवा। सही बात। तो जो साइक्लोनिक सेपरेटर है, चक्रवाती पृथक कारक, वो कौन से उद्योगों में कामयाब है? जिनसे निकलने वाले धुएं में बड़े आकार के कण हो, नमी की मात्रा कम हो। सही है। दूसरी बात, ये कौन सी सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या इसमें किसी प्रकार के फिल्टर का उपयोग किया जाता है? नहीं किया जाता है। ये तीन बातें याद रखनी है। अब मान लो कि किसी उद्योग से निकलने वाले धुएं में कणों का आकार छोटा है, पार्टिकल का साइज छोटा है, तो उस केस में क्या किया जाए? उस केस में ये कितना ही घुमा लो इसको, लेकिन ये फोर्स तो उस पे लगेगा नहीं, तो फिर इसको गुजारा जाए किससे? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज लगते हैं, स्थिर विद्युतकी के आवेश लगते हैं, जिसमें पहले तो होते हैं कैथोड हाई वोल्टेज वाले, इनमें नेगेटिव चार्ज होता है, और उसके जस्ट आगे होते हैं पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेटें। और जब कोई भी प्रदूषक धुआं इसमें से गुजरेगा तो उसमें जो कण छोटी साइज के होंगे उन पे पहले नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और फिर पॉजिटिव चार्ज के कारण ये इस प्लेटों के ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे। सही है। और आगे जो निकलेगी हवा, उसमें कणों को यहीं पर इकट्ठा कर लिया गया और आगे निकले। थर्मल पावर प्लांट में मुख्यतः इसका उपयोग किया जाता है फ्लाई ऐश को रोकने के लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर कहां उपयोग में लाया जाता है? थर्मल पावर प्लांट। तापीय विद्युत संयंत्र जो है उसमें कोयला जलता है, कोयले के जलने से धुआं निकलता है, और उस धुएं में जो राख के बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, जो पीछे बच गया वो तो फिर भी बड़े हैं, तो धुएं के साथ जा रहे हैं, उस फ्लाई ऐश वाले कणों को ट्रैप करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का उपयोग किया जाता है। अब अगला, किसी इंडस्ट्री से निकल रहा है धुआं, वो धुएं में पार्टिकल के साथ साथ में अगर सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें हैं तो उनको कंट्रोल करने के लिए काम में लेते हैं अरेस्टर, जिसको कहते हैं मार्जक। क्या कहते हैं? मार्जक कहते हैं। बस आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं क्योंकि ये एनसीईआरटी किताब में दिए हुए हैं। सही बात। अगर मान लो कि यहाँ एक ऐसा एरिया बनता है जिससे अभी तक सवाल नहीं पूछे, तो सवाल नहीं पूछे तो गुंजाइश है कि सवाल पूछ ले यहाँ से। तो मार्जक एक ऐसा उपकरण है जिसके अंदर पाइप जो है वो इंडस्ट्री में पैदा होने वाले धुएं को छोड़ा जाता है, और ऊपर इसमें पाइपलाइन है, और उस पाइपलाइन में चूने के पानी की फुहारें बरसाई जाती है। और चूने का जो पानी होता है वो क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना, इसी को कहते हैं। तीन चीजें हैं, कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर, कैल्शियम ऑक्साइड बुझा हुआ चूना, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है ये? बुझा हुआ चूना। ये बुझा हुआ चूना, ये बिना बुझा चूना, और ये नेचर में मिलने वाला पत्थर, चूना पत्थर। सही है। इसको लाते हैं भट्टे में गर्म करते हैं तो CO2 बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल जाती है, पीछे ये बचता है। इसको पानी में मिलाते हैं तो OH इसके साथ रिएक्शन कर लेता है, स्लैक लाइन बोलते हैं इसको। सही है। तो ये जो चूना पानी में घुला हुआ है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और इस धुएं में जो पार्टिकल्स है वो तो नमी पाके ऊपर से नमी बरस रही है, वो नीचे यहाँ पर जमा हो जाएंगे, और जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है वो इसके साथ अभिक्रिया करके अल्टीमेटली कैल्शियम सल्फेट बना लेगी। कैल्शियम सल्फेट जिप्सम होता है और ये भी वापस नीचे सॉलिड होने के कारण बैठ जाएगा। तो मार्जक एक ऐसा उपकरण है जो धुएं में उपस्थित जो गैसें हैं उन गैसों के में सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैस को कंट्रोल करता है, और दूसरा जो पार्टिकल्स है उनको नमी की सहायता से नीचे बैठाने का कार्य करता है। तो ये दोनों 2 इन 1 टाइप का उपकरण है जिसमें गैसियस पोल्यूटेंट भी कंट्रोल हो सकते हैं और पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट भी कंट्रोल हो सकते हैं, जबकि अरेस्टर के द्वारा सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल्स को कंट्रोल किया जाता है। याद रखेंगे इस बात को। सही है। उसके बाद हम बात करेंगे गैसियस पोल्यूटेंट को कंट्रोल करने के लिए। गैसियस को कंट्रोल करने के लिए 3 टेक्निक काम में ली जाती है, जिसमें से पहली टेक्निक का नाम है क्या? कंबशन या फिर दहन। दहन का उपयोग क्यों, किस चीज के लिए? आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस के साथ मिला दे तो इसको वाटर गैस कहते हैं या भाप अंगार गैस कहते हैं, और भाप अंगार गैस हीट पैदा करने के लिए काम में ली जा सकती है। या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में नाइट्रोजन गैस को बना देंगे तो इसको प्रोड्यूसर गैस कहते हैं, उत्पादक गैस। जला दो, जो इंडस्ट्री से धुआं, धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड या ऐसी दूसरी गैसें हैं जिनका दहन हो सकता है उनका दहन करवा दो। सही है। और दहन करवा दिया, गैसें जल गई तो पीछे क्या बचेगा? ऐसे बोल दो कुछ नहीं बचेगा। नहीं बचेगा तो फिर प्रदूषण कैसे करेगा? सही है। जिनका दहन नहीं हो सकता किसी भी तरीके से, उनका करा दो किसी लिक्विड माध्यम से अवशोषण। क्या करवा दो? अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। किसी लिक्विड के अंदर वो टेंडेंसी हो कि वो गैसों को अपने अंदर समाहित कर ले, तो किसी लिक्विड के द्वारा गैसों को अपने अंदर समाहित करने की टेंडेंसी को कहते हैं अवशोषण या एब्जॉर्प्शन। मान लो कि ये धुआं निकला और इसको एक ऐसे गैस चैम्बर या जो लिक्विड से भरे हुए फिल्टर से गुजारे, और इसमें नीचे से ये धुआं पंप करें और ऊपर से बबल्स के रूप में वायु निकलती रहे और वो गैसें यहीं पर अपने अंदर समाहित कर ली जाए। अगर ये भी नहीं हो, कंबशन भी नहीं हो रहा गैस का और एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो रहा, तो फिर तीसरा ऑप्शन है अधिशोषण, एब्जॉर्प्शन। आपने नाम सुना होगा चारकोल। चारकोल में ये टेंडेंसी होती है, एक्टिव कार्बन जिसको कहते हैं, वो गैसेस को अपने ऊपर फिल्म के रूप में इकट्ठा कर लेता है, एक परत बन जाती है, गैसों को अपने अंदर समाहित कर लेता है। तो किसी सॉलिड सरफेस के द्वारा गैसों को अपने अंदर समाहित करना या अपने ऊपर एक फिल्म बना लेना, ये कहलाता है अधिशोषण या एब्जॉर्प्शन। तो गैसियस पोल्यूटेंट को अवशोषण, अधिशोषण या कंबशन, इन 3 टेक्निक से कंट्रोल किया जा सकता है। फिर उसके बाद हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स की, यातायात वाहनों की। यातायात वाहनों के लिए एक तो आजकल जो गाड़ियों का इंजन होता है, उस गाड़ियों के इंजन से पेट्रोल डीजल जलने के बाद में जो धुआं निकलता है, उस धुएं में जो गैसें होती है या फिर जो दूसरे प्रदूषक होते हैं, उनको साइलेंसर के माध्यम से बाहर छोड़ दिया जाता था। लेकिन आजकल इंजन और साइलेंसर के बीच में एक उपकरण लगता है जिसका नाम है कैट कन्वर्टर या कैटालाइटिक कन्वर्टर। इसमें कुछ मेटल्स होती है, पैलेडियम, रोहिडियम, प्लेटिनम, उनकी कैटालाइटिक एक्टिविटी की वजह से इस धुएं में उपस्थित प्रदूषकों को कम हानिकारक या बिना हानिकारक हानिकारक में बदल दिया जाता है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में, नाइट्रोजन के ऑक्साइड को नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में, या फिर हाइड्रोकार्बन को H2O+ CO2 में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और उसकी वजह से वायु प्रदूषण में काफी कमी आ जाती है। इसी प्रकार भारत सरकार ने कुछ मानक बनाए हैं, उसमें भारत स्टेज कहते हैं, 1990 के दशक में इंट्रोड्यूस किए गए थे, और जिसमें पहली बार पेट्रोल कारों के लिए लागू किए गए थे। ये मानक 2 क्षेत्रों पर लागू होते हैं, तो गाड़ियां बनाने वाले वाहन निर्माताओं पर, और दूसरा गाड़ियों में जो पेट्रोल डीजल जलता है रिफाइनरी पर। तो रिफाइनरीज को रेगुलेट करता है ये भारत स्टेज, और वाहन निर्माताओं को रेगुलेट करता है। इस भारत स्टेज के माध्यम से प्रदूषण का लेवल काफी कम किया गया है ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स का।
जैसे कि भारत में BS4 लागू किए गए थे 1 अप्रैल 2017 से, और अब उनको इंप्रूव करके BS6 में कन्वर्ट कर दिया गया 1 अप्रैल 2020 से। इसमें प्रदूषण की कितनी कमी आई है, ये सवाल अगर पूछा जाए तो प्रदूषण की कमी में अगर हम बात करें फ्यूल की, जो रिफाइनरी में बनता है, अपनी 55 वाली रिफाइनरी कौन सी है, BS4 है, BS6 है। अब नई रिफाइनरी जितनी भी लगेंगी कौन सी होंगी, BS6 होंगी सारी, है ना। तो BS6 मतलब रिफाइनरी होने का क्या मतलब है कि अब उसके अंदर ज्यादा बेहतर तेल बनाया जाएगा, ज्यादा बेहतर पेट्रोल डीजल बनाया जाएगा क्रूड ऑयल से, उससे जब गाड़ियों में डलेगा वो तो पोल्यूशन कम होगा, सही है बात। इसी प्रकार जो BS4 गाड़ियां और BS6 गाड़ियां, उसमें क्या अंतर है, पोल्यूशन का अंतर बहुत ज्यादा है। BS6 से BS4 की तुलना में BS6 फ्यूल में सल्फर कितना कम हो जाता है, 50 ppm होता है BS4 में, और 10 ppm होता है BS6 में, 40 ppm की कमी आ जाती है। डीजल जो गाड़ियां हैं, उन डीजल गाड़ियों में नाइट्रोजन के ऑक्साइड कितने पीएम कितने कम हो जाते हैं, 80%। नाइट्रोजन के ऑक्साइड कितने कम हो जाते हैं, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्लस साथ में हाइड्रोकार्बन दोनों का मिक्सचर कितना कम हो जाता है, और पेट्रोल कारों में नाइट्रोजन ऑक्साइड कितने कम हो जाते हैं, 25%, सही है। इसके अलावा ज्यादा अच्छे बेहतर फ्यूल यूज करें, CNG यूज करें, सीसा मुक्त पेट्रोल यूज करें तो भी वायु प्रदूषण का नियंत्रण किया जा सकता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है वायु प्रदूषण नियंत्रण में, इसके अलावा ज्यादा लोगों को जागरूक करो, ज्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, ज्यादा फॉरेस्ट, वो सब तो एग्जाम में पूछा ही नहीं जाएगा। एग्जाम में पूछा जाएगा NAQI, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, कब बना, 2014 में। किसने बनवाया, CPCB ने। CPCB का पूरा नाम क्या है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। किसके अंडर काम करता है, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। किसके सहयोग से बनवाया CPCB ने NAQI, IIT कानपुर और दूसरे साइंटिस्ट की मदद से। क्या उद्देश्य था, दो उद्देश्य, लोगों को सरल भाषा में एयर क्वालिटी की जानकारी देना, दूसरा देश के बड़े शहरों की एयर क्वालिटी के ऊपर नजर बनाए रखना, निगरानी रखना। अच्छा, ये कैसे जो वो जानकारी देगा सार्वजनिक क्षेत्र में, जो लोगों को आसान भाषा में समझ में आ जाए, वैसे कैसे समझाएंगे, एक नंबर से, एक रंग से या एक वर्णन से। इसलिए आउटलाइन क्या बनाई, 1 नंबर 1 कलर 1 डिस्क्रिप्शन, सही है। इसमें सवाल पूछे जाने लायक कि जो NAQI निकाला जाता है एयर क्वालिटी के लिए, उसमें कितने पोल्यूटेंट के आधार पर एयर की क्वालिटी तय होती है, 8। वो 8 एयर पोल्यूटेंट कौन से हैं, नाम बताओ तो। PM 2.5 और 10 दो, फिर 3 गैसों के नाम बताओ, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फिर 3 गैसों के नाम बताओ तो, ओजोन, अमोनिया और लेड, सही है। टोटल 8। इन 8 एयर पोल्यूटेंट के आधार पर एयर की क्वालिटी कितनी बनाई है, कितनी कैटेगरी। सवाल पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सी NAQI में कैटेगरी है और कौन सी नहीं है। तो सबसे पहले जिसमें ये 8 एयर पोल्यूटेंट नहीं है, वो एयर कैटेगरी कैसी है, गुड, अच्छी। थोड़ा सा ये 8 एयर पोल्यूटेंट बन जाए, वो एयर क्वालिटी कैसी है, संतोषजनक, सेटिस्फैक्टरी। और ये 8 एयर पोल्यूटेंट बन जाए, वो कैसी है, मध्यम प्रदूषित, मॉडरेटली पोल्यूटेड। और ये 8 एयर पोल्यूटेंट बन जाए तो, खराब को इंग्लिश में पुअर का है। और ज्यादा बढ़ जाए तो, और ज्यादा बढ़ जाए तो, और ज्यादा बढ़ जाए तो फिर कितना बढ़ाओगे, जहरी पीने की इच्छा है क्या, फिर उसके बाद वायु तो बचती नहीं है, क्या बन जाती है, जहर बच जाती है वो, बस, सही है। तो ये जो 8 एयर पोल्यूटेंट के आधार पर 6 एयर की कैटेगरी बनाई गई है, अब इनको या तो एक नंबर दे दो, या एक रंग दे दो, या एक इनका वर्णन कर दो। मान लो जो अनपढ़ आदमी है उसको बताना हो कि एयर क्वालिटी कैसी है तो रंग दिखा दो, पढ़ा लिखा आदमी है उसको बताना है एयर क्वालिटी कैसी है तो नंबर बता दो। और अगर ये दोनों पूछे कि साफ हवा में सांस लेने से क्या होता है, प्रदूषित हवा में सांस लेने से क्या होता है, तो वर्णन कर दो उसका, सही, तीनों बातें। तो इसका मतलब गुड एयर क्वालिटी के लिए कितना नंबर एलोकेट किया गया है। अगर हम कहें कि इस कमरे की एयर क्वालिटी 35 है तो आप क्या समझो, अच्छी है। और अनपढ़ आदमी को गहरा हरा रंग दिखाए तो वो क्या समझे, वर्णन क्या होगा इसका। किसी को हवा की वजह से तकलीफ नहीं है इस मामले में, सही है। खाना खाना पड़ेगा जिंदा रहने के लिए, पोषण वगैरह लो भाई, हवा के सारे जिंदा नहीं रहोगे, लेकिन हवा से कोई बीमारी हमारी यहाँ पर नहीं होगी, सही है। बाकी सब चीजों की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन हवा की वजह से तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। उसके बाद में प्रदूषण और बढ़ गया तो फिर नंबर कितना दिया गया, पहली दोनों कैटेगरी में रेंज कितने की रखी गई है, 50-50 की। रंग कैसा कर दिया, और वर्णन क्या है, बहुत ज्यादा संवेदनशील कोई हो जिसको देखते ही साथ धूल थोड़ी भी दिख जाए या थोड़ा सा भी ऐसे हो, हाई एस्थेटिक हो, उसको छींक आना या फिर नाक से पानी बहना ऐसी समस्या हो तो बाकी किसी को कोई तकलीफ नहीं है। फिर उसके बाद में बढ़ गया पोल्यूशन तो वो क्या हो गई, मध्यम प्रदूषित की रेंज क्या है, 101 से 200। रंग कैसा, क्योंकि हरा रंग जब हल्का पड़ता है तो पीला पड़ जाता है, सही है बात। तो यहाँ पर गहरे हरे से हल्का हरा हुआ, और फिर हल्का हरा और हल्का हुआ तो पीला पड़ गया, सही है। और उसकी वजह से जो है वो क्या प्रभाव पड़ेगा, श्वसन तंत्र जो है वो जिनका सेंसिटिव, ज्यादा संवेदनशील है, उनको ज्यादा दिक्कत हो सकती है, ब्रीथिंग डिस्कंफर्ट हो सकता है कुछ लोगों को। अच्छा, इसके बाद में पुअर की रेंज क्या रखी है, पहले वाले की 50-50, बाकी वालों की 100-100 है, और लास्ट वाले की ओपन एंडेड है 401 से, फिर लास्ट में कुछ नहीं कहा गया, ओपन है, कितना भी जाओ फिर सीवियर या चिंताजनक है, सही है। अच्छा, इसमें रंग जो येलो के बाद में कैसा हो जाता है, क्योंकि येलो को अगर हम रेड में बदलेंगे तो इन दोनों के बीच में रंग आता है केसरिया या ऑरेंज, और फिर उसके बाद रेड, और उसके बाद में फिर डार्क रेड। अच्छा, इसी प्रकार वर्णन में जाएंगे तो पुअर एयर क्वालिटी में लंबे समय तक सांस लोगे तो ब्रीथिंग डिस्कंफर्ट, वेरी पुअर के अंदर बीमार होने के खतरे पूरे, हृदय और श्वसन तंत्र से संबंधित रोग, और सीवियर के अंदर तो बीमार आदमी की तो हालत ही खराब और स्वस्थ व्यक्ति बीमार हो सकता है। सफर एक सिस्टम लिखा हमने, पूरा नाम बताओ तो, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड, दो एंड है इसमें, याद रखना, ये भी नाम कई बार पूछा जाता है। किसने तैयार करवाया इस सिस्टम को, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। किसके सहयोग से, IITM पुणे। कहां पर है ये, पुणे में तो है, महाराष्ट्र। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान क्या काम करता है, देश के 12 बड़े शहरों में, नहीं लिखा है नोट्स में तो लिख दो, 12 बड़े शहर, देश के कितने बड़े शहर, 12 बड़े शहरों में पहला नाम है लोकेशन स्पेसिफिक, स्थान विशेष पर, जिस समय पर जिस जगह पर खड़े हैं वहां पर लोकेशन स्पेसिफिक रियल टाइम वास्तविक समय के आधार पर एयर क्वालिटी की जानकारी देता है। मान लो दिल्ली शहर का इंडिया गेट पे सुबह 8 बजे हम जो वायु प्रदूषण की स्थिति जान रहे हैं वो बताएगा सुबह 8 बजे की एयर क्वालिटी कैसी है, और सिर्फ इंडिया गेट की एयर क्वालिटी कैसी है वो संपूर्ण दिल्ली की जानकारी नहीं बताएगा। तो लोकेशन स्पेसिफिक और रियल टाइम वायु प्रदूषण की जानकारी देता है, अगले 3 दिन मौसम कैसा रहेगा इस बात की भी जानकारी देता है। किसके माध्यम से, कैसे देता है, किससे पूछे जानकारी, बड़े सार्वजनिक स्थानों पर एलईडी बोर्ड लगाए हुए हैं, उन एलईडी बोर्ड पर जानकारी आती रहती है। और अगर अनपढ़ आदमी तो रंग देख लो, क्योंकि NAQI वाले रंग है वही रंग काम में लिए गए। लाल रंग दिखाई देगा मतलब हवा की क्वालिटी खराब है, और हरा रंग दिखाई देगा मतलब
अच्छी है, सही है बात। तो ये सफल सिस्टम है जो देश के 12 बड़े शहरों में स्थान विशेष पर वास्तविक समय के वायु प्रदूषण की जानकारी अगले 72 घंटे के मौसम के पूर्वानुमान के साथ एलईडी डिस्प्ले के माध्यम से देने का कार्य करता है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने आईआईटीएम पुणे की मदद से इसको तैयार करवाया। अब उसके बाद एक सिस्टम है वायु, नाम लिखा है फिन ऑगमेंटेशन प्यूरिफाइंग यूनिट। जो एयर प्यूरिफायर होते हैं वो कमरों की हवा को साफ करते हैं, जबकि बाहर वाली देखिए एयर की क्वालिटी दो होती है, दो प्रकार की एयर होती है। एक एयर होती है इंडोर एयर, जैसे हम इस क्लासरूम में है, ये एयर कैसी है, इंडोर एयर है, और इसकी क्वालिटी कैसी होगी, इंडोर एयर क्वालिटी। कोई व्यक्ति एयर प्यूरिफायर वगैरह लगा के इंडोर एयर क्वालिटी को अच्छा कर सकता है। जो बाहर खुले में हम जाएंगे चौक या फिर सड़क पे, वो एयर क्वालिटी कहलाती है एम्बिएंट। एम्बिएंट कहते हैं परिवेश को, परिवेश की वायु, हमारे चारों तरफ जो फैला हुआ आवरण है वो हमारा परिवेश है। तो दो प्रकार की वायु गुणवत्ता है, एम्बिएंट एयर क्वालिटी और इंडोर एयर क्वालिटी। इंडोर का मतलब किसी के घर, ऑफिस, क्लासरूम की क्वालिटी एयर की, और एम्बिएंट एयर क्वालिटी का मतलब बाहर खुले में जो मैदान है उनकी एयर क्वालिटी। ठीक है, तो ये जो है वो सफल सिस्टम हो या फिर हमारा ये जो एनएक्यूआई है, ये इंडोर की जानकारी देते हैं या एम्बिएंट की, एम्बिएंट की जानकारी देते हैं, बाहर खुले में हवा कैसी है उसकी जानकारी देते हैं। सही है, तो ये जो वायु सिस्टम है ये एम्बिएंट एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए है। जिस जगह पर इंडस्ट्री ज्यादा है, शहर ज्यादा बसे हुए हैं, गाड़ियां ज्यादा चलती है, तो उस जगह पर कुछ ऐसे उपकरण लगाए जाते हैं जिनके ऊपर लिखा रहता है वायु। एक सिस्टम है जिसको डेवलप किया है नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट या राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर पुणे, नीरी ने। इस नीरी ने ये उपकरण जो लगाए हैं, इन उपकरणों में फिल्टर और इन उपकरणों में विभिन्न प्रकार के जो है वो दूसरे हैं जो पीएम, वीओसी और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसों को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। इससे क्या लाभ होगा, इससे आसपास जो लोग काम करते हैं, रहते हैं, दुकानदार है, कर्मचारी है या अन्य लोग हैं, वो जिस हवा में, खराब हवा में सांस लेते हैं उसकी गुणवत्ता थोड़ी सी सुधर जाती है। शहरी क्षेत्रों में या फिर इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में जो स्कूल है, कॉलेज है, उनके कैंपस में लगा दो या किसी ऑफिस में लगा दो या ट्रैफिक चौराहों पर लगा दो, तो आसपास के लोगों को थोड़ी साफ सुथरी हवा इससे मिल जाती है। नाम क्या है, वायु। किसने तैयार किया, नीरी ने। कहां पर है, नागपुर। ठीक है, तो ये वाली बात। इसके बाद में जो है वो अगर आप देखना चाहो तो घर पे जाके एक और छोटी सी जानकारी प्राप्त कर सकते हो, वो है NAAQS, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ये कुछ मानक है जो जारी किए गए हैं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा, जो ये बताता है कि किसी भी जगह पर जो खुली वायु है उसके मानक, उसकी गुणवत्ता के मानक कैसे होने चाहिए। इन मानक से ज्यादा प्रदूषण अगर होता है तो इसका मतलब मानव स्वास्थ्य के लिए वो हवा खराब है। ये कुछ मानक जारी किए गए हैं, लेटेस्ट मानक जारी किए गए 2009 में सीपीसीबी के द्वारा। ये जो एयर की क्वालिटी यहाँ पर निर्धारित की जाती है वो की जाती है 12 प्रदूषकों के आधार पर। इन 12 प्रदूषकों के आधार पर वायु के मानक तय किए जाते हैं जो बाहर खुले में है। इन 12 में से 8 तो वही है जो एनएक्यूआई में है और प्लस 4 अलग है। 4 में एक है आर्सेनिक, एक है निकल, एक है बेंजीन और एक है बेंजोपाइरिन। अगर याद रह जाता है तो ठीक है, नहीं याद रहता है कोई बात नहीं। तो NAAQS का पूरा नाम है नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, जो सीपीसीबी के द्वारा जारी किए जाते हैं, जो ये बताता है कि परिवेशी वायु की गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए, उसके मानक कैसे होने चाहिए। इसके मानक जो निकाले जाते हैं वो 12 वायु प्रदूषकों के आधार पर निकाले जाते हैं, जिनमें से 8 तो वही है जो एनएक्यूआई में है, PM2.5, PM10, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, लेड, अमोनिया और ओजोन। फिर उसके बाद में आर्सेनिक, निकल, बेंजीन, बेंजोपाइरिन, टोटल 12 है। आगे बात समझ। तो ये मानक से ज्यादा, अच्छा जयपुर जैसे शहरों में तो हम जाते हैं रेलवे स्टेशन पर या फिर एयरपोर्ट पर या फिर कहीं कलेक्ट्रेट सर्किल पर, अन्य जगहों पर, वहां पर जो लाल रंग की एलईडी लगी रहती है उस पे, रेलवे स्टेशन पे तो ट्रेनों की जानकारी, एयरपोर्ट पर हवाई जहाज आएगा जाने की जानकारी, उसके बीच बीच में सल्फर डाइऑक्साइड कितनी है, PM2.5 इतना है, वो स्क्रीन जो आती है बीच बीच में वो किसकी आती है, इन्हीं स्टैंडर्ड्स की आती है। सही बात। तो जो अपना सफर सिस्टम है वो तो देश के 12 बड़े शहरों में है। एनएक्यूआई मोबाइल या फिर अखबारों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का कार्य करता है, और ये जो NAQSS है ये देश के जो शहरी क्षेत्र है, टियर 2 सिटी है, उनमें हवा के मानक कैसे है उनको बताने का कार्य करता है, क्योंकि हमें जवाब देना होता है WHO को। WHO निगरानी करता है पूरे विश्व में हेल्थ की, और हेल्थ खराब होती है प्रदूषण से, और प्रदूषण जो है वो वायु की गुणवत्ता को खराब करता है। ठीक है, तो NAAQS, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ये वायु प्रदूषण का टॉपिक है। ब्रेक चाहिए कि कंटिन्यू कर दे, पक्का? कितने मिनट का? 10 मिनट बहुत है। 10 मिनट मेरे हिसाब से पर्याप्त से ज्यादा आप लोगों के लिए। बस 10 मिनट में वापस से मिलेंगे। हाँ,